अब अशोकामित्रन का काम क्या था? अब इन्होंने जब लिखा है जेमिनी स्टूडियो के बारे में तो अशोकामित्रन वहीं पर काम किया करते थे। कहां पर? अरे भाई साहब जेमिनी स्टूडियोज में। उड़ने जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का गाना थोड़ा गड़बड़ होगा, पर ये वाला तुम सर्च करोगे तो यही मिलेगा। देव की दासी, देव जो महिलाएं अपने सर्वस्व को, अपने शरीर को, अपने कर्मों को, अपने पूरे जीवन को ईश्वर के हवाले, ईश्वर के भरोसे कर देती थी, है ना, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर रहने लग जाती थी और सिर्फ पूजा अर्चना करती थी, मंदिर के काम करती थी, उन्हें क्या बोलते थे? देवदासी बोलते थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं आज की इस होने वाली घमासान वन शॉट में, जिस चैप्टर का नाम होने वाला है पोएट्स एंड पैनकेक्स। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, रिटन बाय अशोकामित्रन। यू विल गेट टू नो अबाउट द हिस्ट्री। आपको इससे कुछ हिस्ट्री की ग्लिम्स मिलेगी, कैसे सिनेमा का उद्भव हुआ हमारे देश में, भारत में, वो आप देख पाओगे, और साथ ही साथ किस तरीके से विचारधारा हुआ करती थी कम्युनिस्ट के बारे में, और कई सारे रिलेशनशिप्स यू विल गेट टू सी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो अगर आप सब लोगों ने इस वीडियो को ओपन कर दिया है तो लास्ट तक बने रहे, क्योंकि ये अकेला एक सेशन आपके लिए काफी है, आपको इस चैप्टर से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने में मदद करने के लिए। आई थिंक आई एम क्लियर। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद, सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हो, मेरा शुरुआत करने का तरीका होता है कि मैं चैप्टर के नाम पढ़ जाता हूं, पोएट्स एंड पैनकेक्स। अब पोएट्स का मतलब तो भाई सभी जानते हैं, पोएट्स बोले तो जो वो कवि होते हैं उनको हम पोएट्स बोलते हैं। ये लोग बैठे हुए हैं, तीन तीन किताब लेकर के, पोएट्स हो गए। पैनकेक्स क्या होता है? एक तो आप जानते हो भाई, पैनकेक्स होते हैं जो खाए जाते हैं। हाँ, डोरा केक का नाम जरूर सुना होगा तुमने, डोरेमोन में, वैसे ही होते हैं पैनकेक्स। पर ये वो वाले पैनकेक्स नहीं है, इट इज अ ब्रांड नेम। अच्छा भैया, ब्रांड नेम है ये, ठीक है, लेकिन किस चीज की ब्रांड है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इट इज अ ब्रांड नेम ऑफ व्हाट, अभी पता चलेगा ना, थोड़ा थम जाओ, आगे मिलेगा। चलो, अब आपने ये तो जान लिया, चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये ब्रांड नेम है। यहाँ पर पैनकेक्स किसका है अभी बताएंगे हमारे अशोकामित्रन जी, जो कि इसके ऑथर है। चलिए जान लेते हैं भाई साहब के बारे में। ही इज अशोकामित्रन, जो कि बड़े खूबसूरत से दिखाई दे रहे हैं आपको। इनका नाम है अशोकामित्रन। इनका लाइफ स्पैन था 1931 में इनका जन्म हुआ, 2017 में इनकी मृत्यु हुई, और ये याद करना आपके लिए बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आगे एक्सेप्ट किस चीज से, यानी किस किताब से उन्होंने उठाया है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो इस चैप्टर को, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इनकी किस किताब से निकाला गया। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है अंश। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अंश। किस किताब का अंश है ये, आइए जान लेते हैं। तो इनकी किताब थी माई ईयर्स विद बॉस। माई ईयर्स विद बॉस, ये बात याद रखें, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं आपसे एमसीक्यूज में, और अगर आपको एमसीक्यूज में करना है दुर्राडेदार प्रदर्शन, तो आपको जरूर जानना रहेगा अबाउट द ऑथर वाला सेक्शन। अबाउट द ऑथर वाला सेक्शन से कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अधिकतर यही वाला आता है कि भाई किस एक्सेप्ट से उठाया गया। कभी कदार आता है भाई इनको कौन कौन से प्राइजेस मिले थे। अभी आपसे ऐसे और पूछ लेगा कि ये जेमिनी स्टूडियोज क्या था, कहां था, तो जानिए क्या था, कहां था। Book talk about book talks about the influence of movies on every aspect of life in India। ये जो पूरी की पूरी किताब है हमें बताती है किस तरीके जो मूवीज हैं उनका भारत के रोजमर्रा के जीवन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं, बोला जाता है कि सिनेमा जो है हमारे समाज का दर्पण होता है। व्हाट डिड आई से? आई सेड कि भैया जो सिनेमा है हमारे समाज के लिए मिरर की तरीके होता है। इसका क्या मतलब है? सिनेमा हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, यानी कि सिनेमा कहीं ना कहीं हमारी जो आंतरिक इच्छाएं हैं उनका क्या है, एक क्या बोलते हैं कि एक सफेद पटल पर एक उसका रूपांतरण है। आई थिंक क्लियर टू यू गाइस। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई। जेमिनी स्टूडियोज क्या है भैया? जेमिनी स्टूडियोज थे जहां पर मूवीज वगैरह बनती थी, नाटक नुक्कड़ होते थे भाई, चेन्नई में था ये। साथ ही साथ वो सेटअप इन 1940। कहां पर? 1940 में। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, है ना, शुरुआत के समय में। और इसके बॉस कौन हुआ करते? जेमिनी स्टूडियो के यूज्ड टू एस वासन। एस वासन साहब कौन थे? यहाँ के बॉस थे। सीधे से डायरेक्टर बोल लो, जो भी हेड है उसको आप बोल दोगे यहाँ के बॉस, ठीक है। तो एस वासन का नाम याद रखेंगे, जेमिनी स्टूडियोज का नाम याद रखेंगे, हमारे प्यारे से कवि का राइटर का नाम याद रखेंगे, अशोकामित्रन जी है, और इनकी किताब का नाम जरूर याद रखेंगे, माई ईयर्स विद बॉस। बाकी कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है मेरे व्यूअर्स। सुनो, नाउ वी कैन हॉप इनटू द चैप्टर, बट बिफोर वी कैन हॉप इनटू द चैप्टर, अभी कुछ और भी है जो आप जान पाओगे। अब अशोकामित्रन का काम क्या था? अब इन्होंने जब लिखा है जेमिनी स्टूडियो के बारे में तो अशोकामित्रन वहीं पर काम किया करते थे। कहां पर? अरे भाई साहब जेमिनी स्टूडियोज में अशोकामित्रन काम करते थे, जेमिनी स्टूडियो में। अब ये भी बता दो भैया करते क्या थे, लेखक थे क्या ना? इनका काम बड़ा अनसफिशिएंट था, यानी कि अनसिग्निफिकेंट था, सफिशिएंट नहीं, अनसिग्निफिकेंट था। स्टूडियोज वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर। इनका काम था भैया ये पेपर को कट आउट किया करते थे, है ना, न्यूज़पेपर से भैया ये लोग क्या एडिटिंग काटा करते थे, क्लिपिंग्स ऑन द वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स, और उन्हें फाइल्स में सजाया करते थे। साथ ही साथ ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट टास्क, हालांकि इनसिग्निफिकेंट टास्क करते थे, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क नहीं था, तब भी he was the most well informed of all the members of the Gemini family। भाई सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तुम्हें पता चल जाएगी, ये लाइन लिखने की जरूरत है ही नहीं।
अशोका मित्रन जो थे जेमिनी स्टूडियो में क्या करते थे भैया, कटआउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। अब भाई साहब जो दुनिया भर की न्यूज़पेपर की क्लिपिंग काटेगा तो पढ़ेगा भी ना उनको पहले, तब तो काटेगा। तो जो इतना पढ़ रहा होगा रोज, जिसका काम ये न्यूज़पेपर पढ़ के काटना, वो वेल इन्फॉर्म नहीं होगा तो कौन होगा? तो भाई इनका तो वेल इन्फॉर्म होना बनता था। इनकी शक्ल से दिख रहा है यार कि ये विद्वान लेवल के व्यक्ति होंगे, तभी इनकी किताब आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इनकी किताब का लिखा हुआ एक एक्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर हम लोग। चलो, तो यहां से आपका चैप्टर होता है शुरुआत। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, यानी कि समय बिताने के लिए नहीं है, जीवन बनाने के लिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और लाइट रखेंगे मूड को, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ऐसे एकदम मक्खन की तरीके चला जाएगा। जैसे अभी पोएट्स एंड पैनकेक्स था ना, तुमको एकदम पैनकेक्स तरीके खिला देंगे, पूरा चैप्टर तुम खा गटक जाओगे और पच जाएगा, टेंशन लेने का नक्को। आइए, तो पैनकेक वाज द ब्रांड नेम। देखो नाम आ गया ना, पैनकेक क्या था? पैनकेक वाज बेसिकली अ ब्रांड नेम। ठीक है, किस बात का ब्रांड नेम था? ऑफ द मेकअप मटेरियल। अच्छा जी, तो यहां पर आपको पता चल गया क्या था? एक मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम था। ठीक है, कहां पर? दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड। जो जेमिनी स्टूडियोज में मंगाए जाते थे, किस में भैया? ट्रक लोड में, भर भर के ट्रक मंगाए जाते थे। ग्रेटा गैर्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गैर्बो, ये दिख रहे हैं आपको, स्वीडन की एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हुई, बोल रहे हैं भैया हमारे अशोका मित्रन जी की ग्रेटा गार्बो ने शायद इसे यूज किया होगा। साथ ही साथ वो बोल रहे हैं कि गौहर ने भी शायद इसे यूज किया होगा। मिस गौहर, ये आपको दिख रही है। वैजंती माला जी ने भी जरूर यूज किया होगा इसको। वैजंती वाला, आपने इनकी मूवीज जरूर देखी होंगी, नहीं देखी है तो पुराने गाने सुने होंगे। उड़े जुल्फे, नहीं क्या था गाना? उड़े जुल, अरे यार, उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का। गाना थोड़ा गड़बड़ होगा, पर ये वाला तुम सर्च करोगे तो यही मिलेगी, वैजंती माला जी। लेकिन रति अग्निहोत्री जी ने इसका यूज नहीं किया होगा, है ना। टाइम की बात है। अब यहाँ पर बताएंगे मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। शायद रति अग्निहोत्री जी ने इसका नाम तक ना सुना हो, है ना। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि टाइम की बात है भैया, ये सभी पुरानी एक्ट्रेसेस थी। उस समय की एक्ट्रेसेस जब शुरुआती दौर में एक्टिंग थी, अपने शुरुआती दौर में, अपने शैशवावस्था जो तुम बोल सकते हो, इन्फेंट हुआ करती थी एक्टिंग करियर, है ना। सिनेमा अपने क्या बोलते, उठान के दौर में था, जब वो उठना शुरू कर रहा था, उस समय की ये सब एक्ट्रेस है ना। चाहे वो मिस गौहर हो, चाहे वो वैजंती माला जी हो, ग्रेटा गार्बो जी हो, है ग्रेटा गार्बो, और ये बात की है ना। इनका नाम क्या है भाई साहब? इनका नाम है रति अग्निहोत्री जी। नाउ द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज इन द अपस्टेयर्स। अब जो कौन सा डिपार्टमेंट था? मेकअप डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट था? मेकअप डिपार्टमेंट। क्यों मेकअप डिपार्टमेंट क्यों? अब भैया इतने सारे एक्टर होंगे, एक्ट्रेसेस होंगी, जूनियर आर्टिस्ट होंगे, साइड आर्टिस्ट होंगे, इन सभी को भैया पुताई उताई की जरूरत पड़ेगी ना, यानी कि इनको सुंदर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ना। ऐसे तो नहीं ना जैसे दिख रहे हैं वैसे वैसे मूवी में उतार दें, वैसा नहीं होगा ना। आइए, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग। कहां पर था भैया ये जेमिनी स्टूडियोज का मेकअप डिपार्टमेंट? अपस्टेयर्स, यानी कि ऊपरी सीढ़ियों पर था, ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की ऊपरी सीढ़ियों पर। दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। और उसे माना जाता था कि रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल है। क्या माना जाता था? कि भैया रॉबर्ट क्लाइव का क्या स्टेबल? स्टेबल का मतलब क्या होता है बाबा? स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल। अब अस्तबल क्या होता है? जहां पर घोड़ों को टिकाया जाता है, घोड़ों को जहां पर रखा जाता है। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब कौन थे भी जानते हैं इनके बारे में? अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। हिज यानी कि रॉबर्ट क्लाइव की, डजन यानी कि लगभग दर्जनों, डजन यानी कि लगभग दर्जनों और भी बिल्डिंग्स थी सिटी में, जो मानी जाती थी कि भैया इन्हीं की थी। किसकी? रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब हो गया उनका निवास माना जाता था। किसका? रॉबर्ट क्लाइव जी का। For his brief life and an even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot moving besides fighting some impossible battles in remote corners and of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras। अब देखो बोला ये जा रहा है कि ये जो हमारे रॉबर्ट क्लाइव हैं, जो एक समय पर हमारे यहाँ शासन कर रहे थे भारतीयों पर, तो इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। इनका लाइफ बहुत बड़ी नहीं थी, इनकी ब्रीफ लाइफ थी, यानी कि इनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, बहुत ज्यादा समय तक नहीं जिए। और उस छोटी सी लाइफ में भी बहुत कम टाइम तक इन्होंने कहां पर बिताया? इन्होंने ब्रीफर स्टे किया मद्रास में। तो यहाँ पर किया क्या उन्होंने? यहाँ पर उन्होंने कुछ लड़ाइयां लड़ी, वो भी रिमोट कॉर्नर्स में जाकर, इम्पॉसिबल बैटल जिन्हें जीता नहीं जा सकता था, रिमोट कॉर्नर्स में जाकर को लड़ाइयां लड़ी। और एक और काम किया था उन्होंने, शादी की थी एक मेडन से, यानी कि अपनी उम्र से काफी कम उम्र की लड़की से। और कहां पर? सेंट मैरीज चर्च में, जो कि भैया फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है। ठीक है, क्लियर है सभी को? मेडन एक वर्ड आया था, उसके बारे में जान लेते हैं। अ यंग गर्ल और वुमन हु हैज नेवर बीन मैरिड, है ना, जिसकी आपने शादी नहीं की, बैचलर बोल सकते हो यार आप। लड़कों को क्या बोलते हो? बैचलर है भैया, बैचलर पार्टी चलेगी, यानी कि तुम समझते हो। चलो आगे। आगे, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। अच्छा जी, फोटो देखिए, फोटो में दिखाई दे रहा है। आप कभी बाल कटवाने जाते होंगे, अगर आप लड़की हैं तो शायद नहीं गई होगी, पार्लर तो एक बार गई होगी बिटिया। देखिए कितनी लाइटें होती हैं, हालांकि अब तो कम लाइटें होती हैं। यहाँ पर क्या था?
जो इनका मेकअप रूम था, जहां पर मेकअप किया जाता था, वहां पर क्या था भैया, हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलून, है ना। उसका किस तरीके से दिखता था, ऐसा लगता था मानो कोई हेयर कटिंग सलून हो ना, बार्बर का किसी की दुकान हो, विद लाइट्स, जहां पर लाइट्स लगी थी, यानी कि काफी सारे बल्ब लगे हुए थे एट ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स पर, टेढ़े मेढ़े, ताकि कहीं से भी लाइट एक दूसरे को क्रॉस ना कर सके। अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, और लगभग 12 मिरर लगे, 12 शीशे। तुम ये सोचो, खूब सारी लाइट्स लगी, 12 शीशे लगे हैं, कितना रिफ्लेक्ट होकर के चेहरे पे आती होगी जो आदमी बैठा होता है वहां मेकअप कराने। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स। इनकैंडेसेंट का मतलब क्या है, प्रोड्यूसिंग हीट। तुमने देखा होगा ना भैया, पेटीज खाइए कभी पेटीज, तो भैया देखा करो, वो डब्बा जो होता है पेटीज वाला, उसमें शीशे का लगा होता है बाहर से, और अंदर 2 बल्ब लगा देते हैं सूर्या वाले, 10-10 रुपया वाले, और भैया रख दी पेटीज, एकदम भलभला रही है पेटीज, कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, क्योंकि भैया उसमें भी अपने साथ वो भी कैसी इनकैंडेसेंट लाइट्स है, यानी कि वो हीट प्रोड्यूस कर सकती हैं। आगे, सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो आप इमेजिन कर सकते हो किस तरीके से फायरी मिजरी, यानी कितना उनको दयनीयता होती होगी, कितना ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ती होगी जो लोग वहां पर मेकअप किए जाते होंगे, जिनका मेकअप किया जाता होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, आपके बोर्ड्स में कई बार आ चुका है यहाँ से, तो यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली। सबसे पहले मेकअप डिपार्टमेंट को एक बंगाली ने हेड किया, बंगाली वहां का मेन व्यक्ति था। और फिर ही वो बिकेम टू बिग फॉर द स्टूडियो, फिर वो स्टूडियो के हिसाब से कुछ बड़ा बन गया, यानी कुछ ज्यादा ही पैसा कमाने लगा, तो उसका क्या, छोटे बड़े काम मैं नहीं करता, मैं चला भाई, तो वो छोड़ के चला गया बंगाली, ठीक है ना। आगे, ही वॉज सक्सीडेड, यानी कि उसका उत्तराधिकारी कौन बना, ये कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति आया, फिर महाराष्ट्र के व्यक्ति के बाद कोई धारवाड़ का आया व्यक्ति, फिर धारवाड़ के बाद कोई आंध्रा के व्यक्ति आया, आंध्रा के बाद फिर मद्रास इंडियन क्रिश्चियन आया, उसके बाद एंग्लो बर्मीज कोई आया, उसके बाद भैया यूजुअल लोकल तमिल्स आए। यानी कि आप देख सकते हो, ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी long before AIR and दूरदर्शन began broadcasting programs on national integration। अब देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि देश का समाकलन नहीं। कुछ मैथ वाले बच्चे होंगे, इंटीग्रेशन तो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब ये भी होता है कि आप लोगों को यूनाइट करते हो, तो नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि नेशनल यूनिटी के लिए AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने कई सारे प्रोग्राम चलाए, ताकि भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हम हैं भाई भाई, है ना। ये सारी सारी क्या जोड़ते हैं भैया, हम सभी सभ्यताओं को जोड़ करके चलते हैं, एक बड़े देश के रूप में निखर करके आते हैं विश्व पटल पर। तो वही बताएं, यहां पर जा रहा है कि AIR और दूरदर्शन से पहले भी कोई एक इंस्टीट्यूट था जहां पर इस तरीके की इंटेग्रिटी आप देख सकते हो, एंड दैट इंस्टीट्यूट वाज जेमिनी स्टूडियो। और अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम या फिर डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट। आगे बढ़ जाते हैं। The gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancakes and a number of other locally made potions and lotions। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ह्यूमर का यूज किया गया। आपसे पूछा जा सकता है अच्छे पेपर में कि भैया दिखाओ कि कैसे हमारे जो भाई साहब है अशोका मित्रन जी, उन्होंने ह्यूमर का यूज किया है, हास्य का प्रयोग किया है ना, हास्य रस सुना तुमने नहीं सुना, सुन लो अभी। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, यानी कि सभी के सभी जो नेशनली इंटीग्रेटेड थे, कभी कोई वहां पे कन्नड़ का था, कभी मद्रास का था, कभी तमिल था, ये सभी के सभी मेकअप मैन जो थे क्या करते, कुल टर्न किसी भी डिसेंट, किसी भी अच्छे खासे दिखने वाले व्यक्ति को क्या बना सकते थे, हिडियस। हिडियस यानी कि बहुत ही अजीब सा, क्रिम्सन यानी कि लाल लाल दिखने वाला, ह्यूड मॉन्स्टर, एक मॉन्स्टर बना सकते थे, ठीक है ना, एकदम अगली बना सकते थे। हिडियस का मतलब क्या है, अगली। अब जैसे ये रानू मंडल की मूवी, गाना गाया था ना, कौन सा गाया था, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, पढ़ाना है बे, सॉरी पढ़ाना था, भूल गए क्या हम तो ये रानू मंडल की नॉर्मल तस्वीर। अभी इनको कैसा कर दिया, पक्का यहीं के स्टोरी डिपार्टमेंट से बुलाए गए होंगे, सॉरी यहाँ के मेकअप डिपार्टमेंट से बुलाए गए होंगे लोग, किसके, जेमिनी स्टूडियो को, और इनको ऐसा बना दिया। खतरनाक लग नहीं है भैया, देखने के बाद डर लग रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ के जो मेकअप डिपार्टमेंट के लोग थे, तो ह्यूमर का यूज हुआ है। देखो, आप किसी का मेकअप क्यों करते हो, ताकि वो सुंदर दिख सके, लेकिन यहाँ पर इतना खतरनाक मेकअप होता था कि कोई भी व्यक्ति कैसा दिखने लग जाता था, कोई भी व्यक्ति भाई साहब हिडियस क्रिम्सन यानी कि एकदम अगली सा दिखने लग जाता था, लाल कलर का मॉन्स्टर दिखता था, विद हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स, है ना, with help of truckloads of pancakes and a number of other locally made potions and lotions, है ना। किसके मदद से भैया पुताई होती थी इन लोगों की, ट्रक लोड्स में जो भर भर के पैनकेक्स आता था, साथ ही साथ ये लोग अपना लोकल भी कुछ पोशंस और लोशंस बनाते थे और मार मल देते थे, ठीक है ना। दोस वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, उस समय केवल इंडोर शूटिंग होती थी, यानी कि स्टूडियो के अंदर ही शूटिंग होती थी, बाहर नहीं जाते थे। ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स, केवल 5% मूवीज ऐसी होती थी जो भैया कहां पर, आउटडोर में जाकर के शूट की जाती थी, अदरवाइज सारी की सारी भैया इंडोर होती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू प्रेजेंटेबल इन द मूवी। फिर देखो ह्यूमर का यूज किया, ठीक है। अब यहां तक एक तो ह्यूमर का यूज था, यहां से लेकर के यहां तक उठा लो, है ना। यहां तक क्या था भैया, ह्यूमर का यूज था। क्यों था ह्यूमर का यूज भैया,
क्योंकि भैया जो चीज सजाने के लिए काम कर रहे हो वहीं पर तुम बोल रहे हो कि इनको लाल पीला काला कलूटा बनाने के लिए यूज करते थे, यानी मजे ले रहे हो। आगे यहाँ पर भी यूज किया कहीं ना कहीं, ठीक है ना। आई सपोज द सेट्स, वो बोल रहे हैं कि लगता है जो हमारे सेट्स थे ना, इंडोर सेट्स, वहां पर जरूरी होता था कि इन लोगों को भद्दा दिखाओ तभी यहाँ पर ये लोग अच्छे दिखेंगे, अदरवाइज दिखेंगे ही नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। A strict hierarchy was maintained in the makeup department, है ना, एक बहुत ही हायरार्की यहाँ पर मेंटेन की जाती थी। हायरार्की क्या है, मान लो किसी कंपनी का बॉस है ए, अब इस कंपनी के बॉस ए के नीचे भैया दो लोग आते हैं, एक आता है बी और एक आता है सी। तो भैया बी रिपोर्ट करता है ए को, सी रिपोर्ट करता है ए को। अब बी के नीचे आता है भैया डी, ई और एफ, ठीक है। उसी तरीके सी के नीचे आता है जी, एच और आई, है ना, ये लोगों के नाम है मान लो। तो भैया जो ई है सीधे सीधे ए को रिपोर्ट नहीं करेगा, या फिर जो बी है वो ए को रिपोर्ट करेगा, डी, ई और एफ बी को रिपोर्ट करेंगे। इस तरीके क्या है, हायरार्की है। तो यहाँ पर भी हायरार्की होती थी। कैसे, जो चीफ मेकअप मैन होता था किसको पोतता था भैया, मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली। फिर देखो मजे लिए जा रहे हैं भैया, जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट होता था वो किसको अगली बनाता था, यानी कि किसका मेकअप करता था, वो मेकअप करता था चीफ एक्टर और एक्ट्रेस का, उनको क्या बनाता था, अगली। और उनका जो सीनियर असिस्टेंट हुआ करता था यानी कि सेकंड नंबर पे, तो वो सेकंड हीरो या हीरोइन को करता था। तुम देखते हो ना, तो किसी मूवी में दो दो कैरेक्टर्स होते हैं, मेन कैरेक्टर्स, एक सुपर मेन कैरेक्टर होता है, एक साइड मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। जैसे तुमने मूवी देखी होगी वॉर मूवी देखी होगी वॉर, तो भैया वॉर का हीरो कौन है, वॉर के हीरो आप ऋतिक रोशन साहब है, लेकिन उसका जो साइड एक्टर यानी कि एक और हीरो भी तो है वहां पर, और साइड एक्टर भी नहीं, वो भी एक सेकंड नंबर पे हीरो आते हैं वहां पर, तो उनका नाम क्या था भैया, टाइगर श्रॉफ, है ना, टाइगर श्रॉफ, ठीक है। वॉर मूवी नहीं देखी है, कोई बात नहीं भाई, नहीं देखी तो क्या ही कर सकते हैं, हमने तो एग्जांपल देना था, कुछ दे लिया। आगे देखते हैं, द जूनियर आर्टिस्ट द मेन कॉमेडियन। जूनियर आर्टिस्ट जो होता था वहां को मेन कॉमेडियन को भैया क्या करता था, उनकी लिपापोती करता था, एंड सो फोर्थ, इसी तरीके से मामला चलता रहता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, और भैया कभी कभी नहीं होता, गाना चल रहा है भैया, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता, मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ, मैं जो नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ ठीक है। अब ये गाना चल रहा है, यहाँ पर अक्षय कुमार अपना डायलॉग मार रहे हैं, हालांकि डायलॉग तो किसी और ने लिखा है, अक्षय कुमार तो केवल उस डायलॉग को बोलने की एक्टिंग कर रहे हैं, पीछे इतने सारे लोग गाना गा रहे हैं भैया, वो भी चिंता था कर रहे हैं। तो ये सबके सब क्या है, क्राउड वर्कर्स हैं, क्राउड प्लेयर्स हैं। इन सभी क्राउड वर्कर्स को लिपापोती करने के लिए एक बंदा हुआ करता था, ऑफिस बॉय, और इसको बहुत दिमाग में रख लेना, अभी इसके ऊपर बहुत चर्चा होगी सॉरी सॉरी वंस अगेन। तो अभी ऑफिस बॉय पर क्या होगी, चर्चा होगी, ठीक है ना। Even the makeup department of the Gemini Studio had an office boy, यानी कि हमारा जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो को, वहां पर भी एक ऑफिस बॉय था। ऑफिस बॉय का काम क्या था, याद रखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑफिस बॉय क्या करता था, ऑफिस बॉय ये जो क्राउड वर्कर्स होते थे, क्राउड प्लेयर्स होते थे, इनके ऊपर लेपापोती करता था, ठीक है। Even the makeup department of the Gemini Studio had an office boy. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint on a giant vessel and slapping it on the crowd players. जब यहाँ पर क्राउड शूटिंग चलती तो आप उसे देख सकते हो ऑफिस बॉय को कि भैया वो अपने बड़े से अपना पेंट मिलाता है, किसमें, जाइंट वेसल, जाइंट यानी कि बहुत बड़ा, वेसल यानी कि पात्र, किसी बर्तन में बहुत सारा पेंट मिलाता है। स्लैपिंग, स्लैपिंग का मतलब क्या, तुमने देखा है कैसे पोता है, पुताई होती है ऐसे फट 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 फट, हाथ ऐसे चलते हैं ना, हाथ ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से, तो वैसे ही स्लैप करता था, इधर 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 इधर, मुंह पे मारा, मुंह पे हाथ वाथ पे मारा, हो गया भैया, इस तरीके से स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और क्राउड प्लेयर्स पे भैया पुताई शुरू हो जाती थी। आगे बढ़ते हैं। आइडिया क्या था भैया, उनका एक एक पोर बंद करना है, एक एक पोर यानी कि जितने भी रोए हैं ना, जैसे कि मेरा हाथ तुम देख रहे हो, यहाँ पर छोटे 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 चुन्नू चुन्नू बाल दिख रहे हैं, तो बाल कहाँ से निकले, उन्हीं पोर्स से निकले। जब आपको पसीना निकलता है पोर्स से निकलता है, तो भैया इनका ये होता था कि पूरा पोर भर देना है, कुछ निकल ना पाए शरीर से, एकदम एकदम प्लास्टिक का सर्जरी दिखे ये लोग। आगे, सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, यानी कि पोर भर देने भैया चेहरे के पूरे। He wasn't exactly a boy. अब यहाँ पर इनको बोला जरूर जा रहा है ऑफिस बॉय, लेकिन ये लगभग 40 साल का था हमारा जो ऑफिस बॉय था, बस उसका नाम था, डेजिग्नेशन होता है ना भैया ऑफिस बॉय, तो वो वाले बात है, बॉय नहीं है, कोई लड़का नहीं है। Having entered the studios in years ago और ये जो हमारा ऑफिस बॉय है जो लगभग 40 साल का, ये क्यों आया था, इसने सोचा था कि यार ये स्टार एक्टर बन जाएगा, स्टार एक्टर नहीं बन पाया तो भैया टॉप स्क्रीन राइटर बन जाएगा, नहीं बन पाया तो डायरेक्टर बन जाएगा, डायरेक्टर नहीं बना तो लिरिक्स राइटर बन जाएगा, वो कुछ नहीं बन पाया तो भैया पोएट बन जाएगा। ही वॉज अ बिट ऑफ पोएट टू, और भैया उसके अंदर थोड़ा सा पोएट्री भी उमड़ा करती थी कभी कभी, एकदम वो सुसुप्त ज्वालामुखी था, उसके अंदर पोएट्री भी उमड़ा करती थी, कभी कभी हमको पोएट्री भी सुनाता था। यानी कि वो बनने क्या आया था जो यहाँ का ऑफिस बॉय है, लगभग 40 साल का, बहुत सालों पहले उसने एंट्री की थी भैया सिनेमा में। चाहता तो ये था कि स्टार एक्टर बने या फिर स्क्रीन राइटर बने, डायरेक्टर बन जाए, निर्देशक बन जाए, निर्माता बन जाए, है ना, लिरिक्स राइटर बन जाए, पर नहीं बन पाया। बना क्या भैया, हमारे पास आकर के ऑफिस बॉय बन गया, और उसके अंदर थोड़ी पोएट्री के भी गुण थे। भैया ऑफिस बॉय को ध्यान में रख के चलेंगे, यहाँ से शुरू हुआ है, अभी देखना थोड़ा सा ही टाइम आपका लेगा।
इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। अब आई कौन है यहाँ पर? आई यानी कि अशोकामित्रन यानी कि ऑथर साहब है यहाँ पर। आई यानी कि उन दिनों में कहाँ काम करता था? अशोकामित्रन, एएम लिख दिया अशोकामित्रन, ठीक है ना। अशोकामित्रन कहाँ काम करते थे? क्यूबिकल में। भैया क्यूबिकल नाम की तो वेब सीरीज भी कभी लोगों ने देखी होगी, यूट्यूब पर फ्री में पड़ी है, पर देखने में चले जाना, पता चला ये वाला वीडियो छोड़ो वही देखते हैं चल के, इतना मार लगाऊंगा आगे आओ, है ना। क्यूबिकल बोले तो छोटे छोटे कमरे होते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हो सकते हैं या इस तरीके से छोटे छोटे कमरे लगे पड़े एक के साथ एक, एक के साथ एक, है ना, ठीक है। इसमें कोई एक आदमी काम कर रहा है, इसमें दूसरा काम कर रहा है, इसमें तीसरा काम कर रहा है, इसमें चौथा काम कर रहा है, ऐसे क्यूबिकल होते हैं छोटे छोटे कमरे, ठीक है ना। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, और जिसकी दोनों साइड में क्या थी? फ्रेंच विंडोज लगी थी। फ्रेंच विंडोज यानी कि एकदम सफेद टाइप की विंडोज होती हैं, पारदर्शी, वो लगी हुई थी। आई डिडंट नो एट दैट टाइम, और उस समय मुझे पता भी नहीं था कि भैया इनको फ्रेंच विंडोज बोला जाता है। सीइंग मी स्टेटिंग, और लोग जब मुझे देखते थे ना भैया कि मैं न्यूज़पेपर फाड़ रहा हूँ पूरे दिन, तो लोगों को लगता था मैं कुछ नहीं करता हूँ, है ना। तो पीपल थिंक आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इट वाज लाइकली, और शायद बॉस जो थे, बॉस यानी कि जो एसएस वासन थे, उनको भी लगता था कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। सो एनीवन, जिसको भी कभी लगता था कि मुझे क्या दिया जाना चाहिए? सम ऑक्यूपेशन, यानी कि कुछ काम पकड़ाया जाना चाहिए, तो भैया कोई भी चला आता था बार्ज इनटू, यानी कि एकदम घुसा चला आता था मेरे क्यूबिकल में, बिना मुझसे पूछे, बिना कुछ किए मेरे क्यूबिकल में, एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और मुझे ज्ञान सुनाता था, ऐसा करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है पेपर ही तो फाड़ता है पूरे दिन, काम ही क्या है इसका। तो लोग यही समझते थे कि मैं कुछ करता नहीं हूं। तो भैया कोई भी चला था मेरे क्यूबिकल में, घुसा चला आता, तो मुझे ज्ञान देके चला आता था, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब the boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई यहाँ पर चीज को खींचतान के बताया गया है ना, नॉर्मल सी बात को, कि ये जो बॉय था, यानी कि जो ऑफिस बॉय है हमारा, लगभग 40 साल का व्यक्ति है ये, जो है ना, लगभग 40s में अपने, ये जो 40 साल का व्यक्ति है, इसके लिए क्या बता रहे हैं कि भैया इसको भी लगता था कभी कभी मेरे क्यूबिकल में आता था और मुझे एनलाइटन करता था, यानी कि मुझे बताता था कि भैया कैसे इसका जो ग्रेट लिटरेरी टैलेंट है, यानी कैसे जो इसका पोएट्री लिखने का टैलेंट है, ये सारे टैलेंट है, कैसे का वो सब क्या हो रहा है भैया? वेस्ट हो रहा है ना, उसका यूज नहीं हो पा रहा है इन अ डिपार्टमेंट फिट, क्योंकि एक ऐसे डिपार्टमेंट जो सिर्फ बार्बर्स यानी कि नाई लोगों के लिए और परवर्ट्स के लिए यानी कि फालतू के लोगों के लिए। सो आई वाज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग, तो मैं प्रे करता था, मैं यानी कि अशोक मित्रन जी क्या करते थे? प्रे करते थे कि क्राउड शूटिंग हो। क्राउड शूटिंग का प्रे क्यों करते थे? क्योंकि जब क्राउड शूटिंग होगी तो भैया वो हमारे पास नहीं आ पाएगा और अपनी कहानियां मुझे नहीं बता पाएगा। क्राउड शूटिंग नहीं होगी तो पूरे दिन मेरे पास बैठा रहेगा, मुझको बताता रहेगा, पता है मुझे ये पोएट्री भी आती है, पता है मैं ये करने आता, पता है ये, तो ये अपना काम नहीं कर पाएंगे ना अशोक मित्रन जी। क्राउड शूटिंग ऑल द डे, नथिंग शॉर्ट ऑफ कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। एपिक्स का कि उसकी बड़ी बड़ी जो कहानियां थी, लंबी लंबी, वो मारता था ना पूरे दिन, और मैं लपेटा करता था ऐसे कर, हाँ लपेट लपेट रहा हूँ भाई, बोल 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 बोल। तो वो चाहते थे कि अगर इसको काम नहीं मिलेगा, क्राउड शूटिंग नहीं होगी, तो ये पूरा दिन मेरा दिमाग चटता रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक दूसरा कैरेक्टर आने वाला है। अभी तक आपने किसके बारे में देखा? सबसे पहला कैरेक्टर किसने का देखा आपने? ऑफिस बॉय। और ऑफिस बॉय के बाद अभी आने वाले हैं एक आपके सामने कोठा मंगलम सुब्बू। क्या आने वाले हैं? कोठा मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, कम ऑन लव, मंगलम मंगलम, कोठा मंगलम सुब्बू। पहला थोड़ा टाइम इन्होंने लिया था ऑफिस बॉय, तो भैया इन कैरेक्टर्स के बारे में जानते चलना, कोठा मंगलम सुब्बू के बारे में, है ना, ऑफिस बॉय के बारे में। फिर एक और कैरेक्टर आएगा भैया स्टीफन स्पेंडर, फिर एक आएगा एमआरए, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। इस चैप्टर की यही है, इनके ऊपर ही चल रहा है चैप्टर। एमआरए के बाद क्या आएगा? एमआरए के बाद आएगा भैया स्टीफन स्पेंडर। कौन आएंगे? स्टीफन स्पेंडर। बस यही लोग हैं जिनके 4 लोगों पर भैया पूरा का पूरा चैप्टर तना हुआ है। ठीक है ना, जितना आपकी किताब में है वो चैप्टर इन 4 स्तंभों पर तना हुआ है। पहले ऑफिस बॉय को जान लो, कोठामंगलम सुब्बू को जान लो, इन दोनों के बीच का रिलेशन जान लो भैया कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर उसके बाद एमआरए को जान लो, एमआरए का रिलेशन जान लो किसके साथ? एमआरए का रिलेशन जान लो एसएस वासन के साथ, कि भैया एसएस वासन के साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद स्टीफन स्पेंडर के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। वी विल गेट टू नो एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। मैंने बस आपको खाका खींच दिया है, एक आपके दिमाग में एक लाइन बना दी कि भाई ये है इस चैप्टर में, इसके बारे में आपको मोटा माटी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक खाली फर्रा लेकर के जा रहे हो पेपर में, सॉरी, अगर आप एक खाली पेज पर लिखने जा रहे हो कि मैं चैप्टर में क्या सीख पाया, तो इन चारों के ऊपर अगर तुमने जो भी लिख लिया तो बस यही तुम्हारी चैप्टर की सीख होगी। बाकी इधर उधर की बातें वड़ा पाव खाते अपन को जानने की नहीं है, क्योंकि हर चीज पेपर में नहीं आती। पेपर में आता है क्या? मुद्दे की बात। हालांकि कभी कभी मुद्दे सेट के भी कोई पूछ लेता है मास्टर, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अपन को तो मुद्दे की बात करनी है ना। पब्लिक क्या बोलती है? सही बोल रहे भाई। चलो अब, in all instances of frustration you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kotha Mangalam Subbu, Om Mangalam Mangalam Kaman Love। अब देखो, लेट मी टेल यू गाइस कि समटाइम्स ऐसा होता है जब हमारे पास जीवन में कोई असफलता होती है, हम कुछ नहीं पा पाते हैं, तो वी समटाइम्स, नो, वी ऑलवेज डू वन थिंग, हम अपनी सारी की सारी असफलताओं का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ देते हैं। यार पापा ने दिल्ली जाकर तैयारी नहीं करने दी यार, वरना हम तो आईएएस बन जाते यार।
पापा ने यार पता है आईआईटी कोचिंग नहीं करने दी यार, नहीं तो पक्का पता है इंजीनियर होते यार, गूगल हमको अभी उठा के दिया तो सुंदर पिचाई की जगह हम होते यार। पता है पापा ने मुंबई नहीं भेजा यार, नहीं तो पक्का आज हम सलमान खान को बीट कर देते भाई। पापा ने यार रोडीज में नहीं जाने दिया, पापा ने ये नहीं, पापा 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 पापा, कोई पापा करे, कोई मम्मी करेगा, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई भैया करेगा। अल्टीमेटली कोई ना कोई किसी ना किसी के ऊपर अपनी पूरी असफलताओं का ठीकरा छोड़ेगा, और जिसके अंदर हिम्मत है जो खुद पे बोल पाए वो कुछ कर जाएगा भैया एक दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सभी सिचुएशंस में आप देखोगे कि जब व्यक्ति असफल होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो भैया क्या उसका जो पूरा का पूरा गुस्सा होता है वो किसी एक व्यक्ति की तरफ निकल जाता है। और वो एक व्यक्ति इस सिचुएशन में कौन है भैया? ये जो ऑफिस बॉय है, ये जो ऑफिस बॉय, इसका सारा का सारा गुस्सा किसके ऊपर निकलता है? इसका सारा का सारा गुस्सा निकलता है कोठामंगलम सुब्बू पर। ऑफिस बॉय का मानना है कि मेरी जितने भी वूज है, मेरे जितने भी दुख दर्द है ना, मेरी जितने भी दुख दर्द समस्याएं, वूज यानी कि ट्रबल्स है, मेरा जितनी भी इग्नोमिटी यानी कि जो मेरा डिसऑनर है, मेरी इज्जत नहीं लोगों के बीच। भैया कौन इज्जत करेगा ऑफिस बॉय की, है ना? चाचा आओ पेंटिंग कर दो आगे। एंड निग्लेक्ट, जो लोग इसे इग्नोर करते हैं, किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के कारण, और ये है कोठामंगलम सुब्बू। ठीक है, चलो तो अभी तुमने इनका चैप्टर कर लिया खत्म, ऑफिस बॉय के लिए बजा दिए तालियां। अब आएगा कोठामंगलम सुब्बू के बारे में जानकारी का दौर। ठीक है, इनके बारे में बहुत कुछ जानना है। कोठामंगलम सुब्बू के बारे में पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। अगर ज्यादा पूछा जाता है कोठामंगलम सुब्बू के बारे में, एक स्टीफन स्पेंडर के बारे में, उसके बाद एमआरए के बारे में, उसके बाद ऑफिस बॉय के बारे में, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, दिस इज द रैंकिंग हाउ यू दे गिव प्रेफरेंस कि भाई किसी क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए, सुब्बू वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। नंबर 2 का मतलब क्या भैया? नंबर 1 तो एसएस वासन है ना, नंबर 1 का मतलब क्या है? जो वहां का मालिक है। एसएस वासन के बाद कौन आता है? कोठामंगलम सुब्बू आता है। भैया देखो किससे लड़ाई करे बैठा ही है ना, मनी मन किसको अपना दुश्मन मान रहा है? कोठामंगलम सुब्बू को। चलिए, ये वहां पर नंबर 2 है। ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय। अब देखो ये भी बोल रहे हैं कि उनकी भी मेकअप सॉरी वो यानी कि तुलना करा रहे हैं। कौन? जो हमारे अशोका मित्रन जी हैं, ऑफिस बॉय और कोठामंगलम सुब्बू की तुलना कराते हुए बोल रहे हैं कि भैया कोठामंगलम सुब्बू की कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या टैलेंटेड नहीं है। अगर ऑफिस बॉय से उनकी तुलना कराई जाए तो भैया ऑफिस बॉय और कोठामंगलम सुब्बू में अगर तुलना कराओगे तो कोठामंगलम सुब्बू क्या पता कम ही पड़ जाए हमारे ऑफिस बॉय से। ये उनके कहने का मतलब है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स फॉर व्हेन ही बिगन फॉर हिज करियर देयर वर नो फिल्मी फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज। हालांकि ये बात सच है, जब कोठामंगलम सुब्बू ने अपने जीवन को शुरू किया होगा, अपने करियर को शुरू किया होगा सिनेमा में, तो उस समय इंडिया में कोई एस्टैब्लिश्ड सिनेमाज नहीं थे, कोई स्टूडियोज नहीं थे, इसलिए उनको ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा अपने सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, अगर आप केवल शिक्षा की बात करें, शिक्षा दीक्षा की, उसमें भी भैया अगर केवल आप फॉर्मल एजुकेशन की बात करो भैया, अगर डिग्रीज की बात करो, तो उसमें भी सुब्बू जो है ना हमारे इससे ज्यादा अपने बॉय यानी कि अपने किससे, सुब्बू couldn't have had an appreciate lead over our boy। तो इसमें भी भैया हमारा जो बॉय है ना ऑफिस बॉय, उससे ज्यादा डिग्रीज नहीं होंगी। हमारे ऑफिस बॉय के पास ज्यादा डिग्रीज हैं, तब भी भैया वो ऑफिस बॉय है और ये नंबर 2 है यहाँ के। ठीक है ना, बट बाई वर्च्यू, लेकिन भैया ये उनकी अच्छी किस्मत थी। किसकी? बट बाई वर्च्यू किसके लिए किस्मत अच्छी किसकी थी? कोठामंगलम सुब्बू की, कि वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और उससे उनको फायदा ये मिला भाई, एक वर्च्यू यानी कि वाकई में एक उनकी अच्छी किस्मत थी। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल। He must have had exposure to more affluent situations, यानी कि उनको एक्सपोजर मिला होगा और ज्यादा अच्छी सिचुएशंस को लेकर के, एंड पीपल, लोगों को लेकर के। सीधी सी बात है, उस समय ब्राह्मण्स जो थे लीडिंग थे, है ना, सोसाइटी में जिस समय की बात चल रही है, तो उस समय जब ब्राह्मण्स लीडिंग है, तो अगर ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होने वाली है इंस्टेड ऑफ किसी एससी एसटी कम्युनिटी में पैदा होने वाले बच्चे से। राइट, आई थिंक आप सब रिलेट कर पा रहे हैं। आगे, टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल, है ना, उनको ज्यादा अच्छे लोगों से मिलने को मिल रहा है, ज्यादा अच्छा ज्ञान मिल रहा है, ज्यादा नॉलेज का आपके पास दरवाजे खुले। सभी के लिए शायद वो दरवाजे नहीं खुले नॉलेज के। आगे, he had the ability to look cheerful। अब इनके लिए पॉजिटिव चीजें लिखना शुरू करो, क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जाएगा, अभी इसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब देखना, फंसना नहीं। चलो, he had the ability to look cheerful। भाई साहब वो कभी भी cheerful दिख सकते थे। पहली बात कि भैया हमेशा वो हंसते मुस्कुराते दिखते। बहुत प्यार से देखो, अभी क्वेश्चन उड़ा दोगे, आगे आएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए, हल्के नहीं है भाई, है ना। हमेशा उनके पास एबिलिटी थी, यानी कि वो हमेशा हंसते मुस्कुराते दिखते थे। आफ्टर हैविंग हैड एन हैंड, भले उनकी कोई फ्लॉप फिल्म हो गई, कोई उन्होंने फिल्म बनाई और फ्लॉप हो गई, तब भी वो हंसते मुस्कुराते दिखते थे, यानी कि इन एवरी सिचुएशन दैट पर्सन इज पॉजिटिव, है ना। तो इनके अंदर एक पॉजिटिविटी का गुण है। किसका गुण है भैया? पॉजिटिविटी का, जो हमें भी चाहिए अपने जीवन में। ठीक है ना, पॉजिटिविटी का गुण हमारे जीवन में हमको भी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, इनके पास हमेशा दूसरों के लिए काम होता था। वर्क फॉर समबडी, ठीक है ना, दूसरों के लिए हमेशा काम होता था, यानी कि हमेशा ये वर्क से लैस रहते थे। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, हमेशा खुद से काम नहीं कर पाते थे। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, उनका जो लॉयल्टी थी ना,
मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली। अब देखो इनकी लॉयल्टी जो थी बहुत ज्यादा लॉयल थी, किसको लेकर के लॉयल थे? नंबर 1 को लेकर के, यानी कि एसएस वासन को। अब आप इसको फ्लैटरी नहीं बोल सकते हो, कुछ लोग बोलते हैं कि ये फ्लैटरी करते थे, बेटा बिल्कुल गलत है। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, और ये बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा चापलूसी करते थे। भाई टैलेंटेड थे, वो अपनी लॉयल्टी लगा देते थे, पूरी ताकत लगा देते थे, किस तरीके से कंपनी आगे जाए, किस तरीके से इनका जो स्टूडियो वो ऊपर ग्रो करता रहे। प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न्ड हिज एंटायर क्रिएटिविटी, ये बहुत जितने भी क्रिएटिविटी थे क्या करते थे अपने प्रिंसिपल के एडवांटेज में। प्रिंसिपल यानी कि एसएस वासन, एसएस वासन बोल लो, और साथ ही साथ अगर आप जेमिनी स्टूडियो बोलोगे तो भी बात बिल्कुल सही होगी, जेमिनी स्टूडियोज। ठीक है, अपने और किसके लिए भैया? एसएस वासन और जेमिनी स्टूडियोज के लिए अपनी पूरी क्रिएटिविटी का यूज कर सकते थे। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म। अब टेलर मेड क्या होता है? टेलर मेड मैं यहां पर भी लिख देता हूं पहले तो, ही वॉज टेलर मेड, टेलर मेड फॉर फिल्म्स। टेलर मेड अपने आप में बेटा एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है क्या? जिसका मतलब होता है परफेक्ट। ही वॉज परफेक्ट फॉर व्हाट? ही वॉज परफेक्ट फॉर मूवीज, ही वॉज परफेक्ट फॉर फिल्म्स। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर? ये इनकी पॉजिटिविटीज है। So here was a man who could be inspired when commanded, यानी कि ये जो व्यक्ति है हमारा कोठामंगलम सुब्बू, ये इंस्पायर किए जा सकते हैं जब भी इन्हें क्या किया जाए? कमांड किया जाए, यानी कि बोला जाए। अब यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा आपके सामने आने वाला है सेंटेंस, द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड kills her and takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and the Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection of its victims offspring. अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर एक सीन चल रहा है, प्रोड्यूसर एक सीन करने जा रहा है और ये सीन समझ नहीं आ रहा सीन क्या है बेटा। इसको एक सीन करना है कि एक रैट, एक चूहे की और एक शेर की लड़ाई हो रही है, उसमें चूहा जो होता है शेर को मार देता है, टाइग्रेस को मार देता है, चीते की पत्नी को क्या बोलेंगे? चीती को मार देता है, और वो भी अंडर वाटर, पानी के अंदर। अभी सुनो, अभी बात खत्म नहीं, अभी तो रुको, ठीक है। ये भाई साहब रैट फाइट करेगा टाइग्रेस से, वो भी पानी के अंदर, और मार भी देगा। और उसके बाद करना क्या है रैट को? उसके जो कब्स हैं, कब्स यानी कि जो टाइग्रेस के बच्चे, उनको टेंड करना है, यानी कि उनको वो लो मेरा लो प्यार भी दिखाना है। बाबा कैसे पॉसिबल है? कब्स को जो उसके बच्चे हैं उसको पहले तो मार दिया, ठीक है, सॉरी पहले तो उसकी मम्मी को मार दिया, बाद में उसके बच्चों को कहने वाले मेरा वो मेरा रैट, चूहा ये काम कर रहा है, चूहा कि वो चीता यानी चीता की बीवी चीती के बच्चों को कर रहा है कि मेरा चुन्नू, कोई बात नहीं, मैं हूं ना करके हैं, मैं हूं ना कर रहा है उसको जाकर के, आई डोंट नो। और जब प्रोड्यूसर कहेगा भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, ये तुरंत सुब्बू आएगा, सुब्बू क्या बोलेगा कि भैया, सुब्बू बोलेगा would come out with 4 ways, 4 ऐसे तरीके, 4 ऐसे सीन अपने दिमाग से क्रिएट करके ले आएगा जिससे कि भैया रैट जो चूहा है पोरिंग यानी कि उड़ेल सके अफेक्शन यानी कि प्रेम, स्नेह, वात्सल्य टू इट्स विक्टिम्स ऑन हिज विक्टिम्स। विक्टिम्स यानी कि जिसको उसने मार दिया, ऑफस्प्रिंग का मतलब हो गया बच्चे, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या हो गया? बच्चे। तो सुब्बू चलाएगा 4 आइडियाज लेकर के। अब देखो, और अगर प्रोड्यूसर कहेगा ठीक तो है बट आई एम नॉट श्योर कि भैया ये काम करेगा कि नहीं, तो भैया अगर प्रोड्यूसर बोलता है कि यार ठीक है तुमने बोल तो दिया लेकिन मुझे नहीं लगता उतना काम करने वाले हैं, तो इन 4 आइडियाज के बाद जैसे ही वो बोलेगा कि भाई तुम्हारा आइडिया मुझे मजा नहीं दे रहा, मतलब ठीक है पर मजा नहीं आ रहा यार सुब्बू, तो भाई साहब द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट, और 1 मिनट के अंदर सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स। भाई साहब एक तो इतना कठिन सीन, एक तो इतना हार्ड सीन जिसमें खुद प्रोड्यूसर की बत्ती हो गई गुल, जिसमें खुद प्रोड्यूसर की क्या होगी? बत्ती हो गई गुल। अब उसमें भाई साहब जो हमारे कोठामंगलम सुब्बू हैं, जो हमारे केएस हैं, कोठामंगलम सुब्बू लेकर के आते हैं 4 आइडियाज लाए, 4 आइडियाज रिजेक्ट हो गए, 4 के बाद 14 आइडियाज और लेकर के आ जाते हैं। भाई साहब कितना क्रिएटिव है ये आदमी, अभी मैंने बोला था, तो अब इसकी मैं एक और जोड़ लो, ही इज वेरी क्रिएटिव, इनके पास क्रिएटिविटी की क्षमता बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और स्किलफुल है ये व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड, एंड इफ ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई फिल्म मेकिंग ना बहुत ज्यादा सिंपल हुआ करती होगी, और सिंपल भी होगी अगर कोई कोठामंगलम सुब्बू जैसा व्यक्ति आपके इर्द गिर्द है जो आइडियाज से लबालोड है, लबा क्या बोलते हैं, लबालोड तो नहीं बोलते, लबरेज है, चलो ठीक है ना, उनकी भाषा में बोल देता हूं मैं, रणवीर सिंह की, है ना, एकदम लबरेज है अगर आइडियाज से, तो भाई साहब ऐसा व्यक्ति अगर आपके आसपास है, आप कहीं पर फंसो को तुरंत चला आएगा आपको एकदम बैकअप देने के लिए, तो समझ लो कितना ज्यादा आसान रहता होगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जेमिनी स्टूडियो जो था ना अपने गोल्डन एरा में माना जाता था जब वहां पर सुब्बू थे, और सुब्बू ही रीजन थे उसके गोल्डन एरा के पीछे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सुब्बू हैड अ
सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट। और ये भी था भैया, सुप्पू जो थे वो अपने आप में एक क्या थे, एक पोएट भी थे, उन्होंने पोएट्री भी लिखी थी। एंड दो ही वाज सर्टेनली केपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स, हालांकि वो लिख सकते थे और ज्यादा उच्च दर्जे की पोएट्री, और ज्यादा उच्च दर्जे की कविताएं, फिर भी लेकिन वो लिखते क्या थे भैया, जानबूझकर डेलिबरेटली वो लिखते थे कि भैया जो गरीब लोग हैं, यानी कि जो मासेज है, सॉरी मासेज यानी कि जो जनता है, आम जनता है, उनके लेवल की समझ में आए। अब देखो, एक पोएट्री लिखी किसने, एक पोएट्री लिखी मुनव्वर राणा ने कि भैया मौसम में आज खुमकी है, मौसम में आज खुमकी है, आगे मर्जी उनकी है। अब खुमकी का मतलब होता है ठंडक, बहुत ही रोमांटिक शायरी है ये। मौसम में आज खुमकी है, तुमने देखा होगा अक्सर शादियां होती हैं ठंडियों में, क्योंकि ठंडियों में आदमी को चाहिए होती है गर्मी, और गर्मी में आदमी चाहता है कि जिससे वो प्यार करता है उसके आसपास रहे। गर्मी में लोग शादी करते हैं, हनीमून पर जाते हैं, ठंडियों में सॉरी, है ना। तुमने क्यों नहीं सोचा नवंबर दिसंबर में ज्यादा शादियां क्यों होती है, फरवरी में ही शादियां क्यों होती हैं, अधिकतर लोग ठंडी में क्यों जाते हैं, गर्मी में क्यों नहीं चले जाते, बिकॉज देयर इज अ रीजन। तो वहीं पर मौसम में आज खुमकी है, मौसम में आज ठंडक है, आगे मर्जी उनकी, आगे वो देखें भैया हमारे बीच में कुछ हो पाएगा कि नहीं। इतना ज्यादा इंटीमेट बात, इतना ज्यादा सलीके से बोल दी गई है। इंटीमेट बात है ये, यहां पर प्रॉपरली बात हो रही है कि भैया हमारे बीच आज रोमांस होना चाहिए क्योंकि आज ठंडक है, लेकिन सलीका रखा गया है। तो वही, लेकिन ये हर कोई नहीं समझ सकता, ये हर कोई नहीं समझ सकता, हायर लेवल की हो गई काफी। इसीलिए देखो जो सुब्बू भी थे, इनके पास नॉलेज इतना था कि बहुत हायर लेवल की पोएट्री लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखते थे, जानबूझ करके ऐसी पोएट्री लिखते थे जो निचले दर्जे की हो, जो कॉम्प्लेक्स, जो मासेस तक पहुंचे, जो लोगों तक पहुंचे, इसीलिए ये जानबूझ के करते थे। यानी कि एक बात समझ सकते हो, टेस्ट ऑफ द मास पहचानते थे। किसको पहचानते थे? टेस्ट ऑफ द मास को पहचानते थे। टेस्ट ऑफ मास। अब टेस्ट ऑफ मास का मतलब ये नहीं है कि ये चाय का टेस्ट पहचानते थे, ये समझते थे कि लोग क्या पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है ना। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. इनकी जो सक्सेस थी फिल्म में, यानी कि जो इनकी फिल्म की सक्सेस थी वो इतनी बड़ी थी कि उसके सामने जो इनकी लिटरेरी अचीवमेंट्स है, जो इनकी पोएट्री में की जाने वाली अचीवमेंट, वो ड्राफ्ट बौनी दिखती थी, साथ ही साथ ओवरशैडो हो जाती थी। यानी कि इनकी जो फिल्म में सक्सेस है एज अ प्रोड्यूसर या फिर एज अ जो भी इनका काम था, स्टोरी डिपार्टमेंट में थे ये, वहां पर इनका इतना ज्यादा रुतबा था कि इनका जो पोएट्री वाला सेक्शन, एक आदमी देखो क्रिकेटर भी है, अब जैसे कि किसका नाम ले लूं मैं, आयुष्मान खुराना, चलो बहुत बढ़िया एग्जांपल। आयुष्मान खुराना एक्टर भी है, सिंगर भी है, लेकिन आयुष्मान खुराना को ज्यादातर लोग किस बात से जानते हैं कि भाई एक्टर बहुत बढ़िया, वर्सेटाइल एक्टर है, कोई भी एक्टर। और मेरे दिल का टेलीफोन है बचता रिंग रिंग रारा रिंग, मूवी देखी होगी तुमने, कौन सी? ड्रीम गर्ल। फिर ड्रीम गर्ल 2 तो बकवास लगी मेरे को, लोगों को अच्छी भी लग सकती है, कितनी बढ़िया पूजे की, हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ, और भाई साहब कोई अलग से आवाज नहीं दे रहा, खुद से कर रहा है ये सारी सारी चीजें। आपने कई सारी अंधाधुंध मूवी देखी उनकी, इतनी सारी मूवीज थी, लेकिन क्या कोई जानता है कितने बढ़िया वो वाला जो पानी दा रंग बेक के, इतना अच्छा गाऊंगा क्या मैं, क्या पढ़ा रहा हूँ यार मैं भी सोच रहा हूँ पढ़ाने से अच्छा तो मैं गाना वाला गा लूँ, क्या पता सलमान खान से तो अच्छा ही गाऊंगा, है ना। तेरी नहीं, रानू मंडल थी। चलो आगे देखें, तो भैया इसी तरीके से आयुष्मान खुराना को जैसे लोग जानते हैं कि भाई साहब ये एक्टर है, कोई सिंगर नहीं है, वैसे ही सुब्बू को लोग जानते थे भाई प्रोड्यूसर है ये, कोई पोएट नहीं है, वो बात है, ठीक है ना। आगे, और हिज क्रिटिक्स फेल्ट, मतलब जो क्रिटिक्स थे उनके वो भी यही मानते थे कि भैया इनकी लिटरेरी डिवाइसेस उतनी अच्छी नहीं है जितना ज्यादा इनकी फिल्म में अचीवमेंट है। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, उन्होंने कई सारी पोएम्स क्रिएट की, फोक रेफरेंट, फोक यानी कि जनता को मद्देनजर रखते हुए, एंड डिक्शन और उन्हीं की बोली में, एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवेल। स्प्रॉलिंग का मतलब है वेरी वास्ट, स्प्रॉलिंग का मतलब है वास्ट, बहुत दूर दूर तक बहुत लंबा चौड़ा नॉवेल लिखा था, इसका नाम था थिल्लाना मोहनाम्बल। क्या नाम था? थिल्लाना मोहनाम्बल, बोलो मेरे साथ, थिल्लाना मोहनाम्बल। क्या नाम था? थिल्लाना मोहनाम्बल, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एच्ड कैरेक्टर्स, जिसमें बहुत सारे दर्जनों डेफ्टली यानी कि चतुराई पूर्वक, एच्ड यानी कि क्रिएट किए गए थे कैरेक्टर्स, डेफ्टली यानी कि बहुत ही चतुराई पूर्व क्या किए गए थे, एच्ड किए गए थे, क्रिएट किए गए थे कैरेक्टर्स को। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। और जब इन्होंने ये लिखा था थिल्लाना मोहनाम्बल, तो इन्होंने बहुत हद तक क्रिएट कर दिया था द सेंस ऑफ देवदासीज who used to be there in 20th century। अब भैया देवदासीज क्या होता है? देव की दासी, देव जो महिलाएं अपने सर्वस्व को, अपने शरीर को, अपने कर्मों को, अपने पूरे जीवन को ईश्वर के हवाले, ईश्वर के भरोसे कर देती थी, है ना। बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के रहने लग जाती थी और सिर्फ पूजा अर्चना करती थी, मंदिर के काम करती थी, उन्हें हम क्या बोलते? देवदासीज बोलते थे। हालांकि देवदासीज मोस्टली विष्णु जी के लिए ये सब काम करती थी कि भैया विष्णु जी की आराधना में। एक दो मूवी भी है ऐसी, है ना, मैंने देखी, मेरे नाम नहीं याद आ रहा, साउथ की मूवीज थी। कहते मास्टर मूवी बहुत देखता है, देखते तो है यार, अभी तो कम हो गए, वैसे देखते थे, ठीक है। तो ही वाज एन अमेजिंग एक्टर। एक और चीज भैया, अभी एक्टर भी है बंदा, भाई साहब कितना कुछ है ये, कोटा मंगल सुब्बू एक्टर भी है। ही नेवर असाइंड, हालांकि इन्हें कभी लीड रोल नहीं दिया गया, लेकिन जब भी कोई भी रोल इन्हें दिया जाता तो ये लीड रोल से अच्छा ही करते थे, यहां तक वही बोला गया, ठीक है ना। आगे, ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन, और ये बहुत ही ज्यादा क्या थे भैया, बहुत ज्यादा लविंग काइंड ऑफ पर्सन थे, मतलब कि तुम ये बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा
अब अंग्रेजी का वर्ड नहीं आता रहा, हिंदी में ही बोलते हैं, चलो। He had a genuine love for anyone he came across, मतलब ये बहुत ज्यादा प्यार प्रदर्शित करने, बहुत ही ज्यादा मतलब अरे क्या बोलते हैं, नहीं याद आ रहा, सच्ची नहीं याद आ रहा, बहुत ज्यादा प्यार प्रदर्शन करते थे लोगों को, मतलब कि लोगों की मदद करना, हाँ हेल्पिंग नेचर था इनका, हल्का सा शब्द नहीं याद आ रहा था, बताओ, है ना, हेल्पिंग नेचर था इनका, और बहुत ही तगड़ा हेल्पिंग नेचर था। कैसे था अभी देखो, देखो भाई साहब, he had a genuine love for anyone he came across, जिससे भी ये मिलते थे, came across यानी कि जिससे भी ये मिल जाते थे, and his house, और उनका जो घर था हमेशा खुला रहता था, परमानेंट रेजिडेंट था फॉर डजन्स, दर्जनों लोगों के लिए, जो भी उनको आसपास के जानने वाले थे और जो भी उनके जान पहचान के थे, रिलेटिव्स थे, उन सभी के लिए। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी देम, और ये कई सारे लोगों को फीड यानी खाना वाना खिलाते थे और उनको सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली करते थे, घर पे रखते थे, देयर आर सो मेनी थिंग्स, यानी कि बहुत ज्यादा हेल्पिंग भी थे और एक्टर तो बढ़िया थे ही। आगे बढ़ते हैं, सच चैरिटेबल है ना, बहुत ज्यादा चैरिटेबल थे, यही वर्ड था, ये भी एक वर्ड है, चैरिटेबल व्यक्ति जो है, इम्प्रोविडेंट व्यक्ति जो है ना, जो एकदम गठा हुआ व्यक्ति यार, जो मतलब कितना गुणों से सज्जित है, एंड येट ही हैड एनिमीज, और ऐसे आदमी के भी एनिमीज है, दुश्मन है। कौन है दुश्मन? वाज इट बिकॉज इट सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, कहीं ऐसा तो नहीं था क्योंकि इनके दुश्मन इसलिए थे क्योंकि बहुत ज्यादा इंटीमेट थे, बहुत ज्यादा खास थे भैया किसके, बॉस के, या फिर इट वाज हिज जनरल डिमेन्योर, डिमेन्योर यानी कि जब कोई व्यक्ति एक उसकी प्रेजेंस किस तरीके की दिखती है उसे हम डिमेन्योर बोलते हैं, ठीक है ना, डिमेन्योर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंट्स, और इनके साथ डिमेन्योर थी, इनकी प्रेजेंस ऐसी लगती थी मानो एक फ्लैटन हो, क्योंकि ये बॉस के साथ ही घुमा करते थे, तो लोग सोचते होंगे यार चापलूसी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो बॉस को आइडियाज दे रहे होते थे, बॉस से बात कर रहे होते थे, और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, और इनके पास एक और अच्छी चीज है, क्योंकि पॉजिटिव है तो हमेशा सबके बारे में पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, नाइस चीजें बोलते हैं। इन एनी केस देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति था, कौन? In any case, there was this man in the makeup department. यहाँ पर मेकअप डिपार्टमेंट ये बंदा है who would wish, जो हमेशा क्या चाहता, डायरेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा खतरनाक घिनौनी चीजें चाहेगा फॉर सुब्बू। ये कौन है मेकअप डिपार्टमेंट का व्यक्ति? ये है ऑफिस बॉय, क्योंकि ऑफिस बॉय तो भाई साहब जलता है ना इनसे, वो पसंद ही नहीं करता है इनको, ठीक है ना, तो ये ऑफिस बॉय जो है इनका एनिमी है, अंदर ही अंदर वो कुर्ता जलता रहता है इनसे। आगे बढ़ते हैं, यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस बट इन अटेंडेंस रोल्स, हाँ आप जरूर सुब्बू को देखोगे किसके साथ, बॉस के साथ यानी कि एसएस वासन के साथ, लेकिन हमेशा अटेंडेंस रोल में, ये नहीं कि उनकी फ्लैटरी कर रहा हूं, उनकी हेल्प कर रहा होता है। ही वाज ग्रुप्ड अंडर, और ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते थे? आते थे स्टोरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत, किसके? स्टोरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और उसमें एक लॉयर भी था, लॉयर की एक कहानी जान लेते हैं, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स, इसमें एक लॉयर था, असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स भी थे। अब हुआ क्या, एक बार की बात सुनाता हूं मैं, इतना सब कुछ पढ़ने से। द लॉयर वाज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, लॉयर को हम क्या बोलते थे? लॉयर को लीगल एडवाइजर बोलते थे, और हर कोई उसको क्या समझता, रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर कोई उसे कुछ और ही मानता था, क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, एक बहुत ज्यादा शानदार एक्ट्रेस थी। अब देखो उसके साथ हुआ ये कि वो सुंदर थी और उसको एक्टिंग आती थी, लेकिन वो एक आपकी सीढ़ियां होती है ना सफलता की, आप धीरे धीरे चढ़ते हो तो आप चीजों को सीखते जाते हो, किस तरीके से आपको समाज में बर्ताव करना। ये सुनना, ये पढ़ाई की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं बोल नहीं रहा हूं इंग्लिश वाला, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी कवर करना है इसको, क्योंकि तुम लोग हो कहते वन शॉट जल्दी किया करो, वन शॉट जल्दी किया करो, यार अपन को मजा आती पढ़ाने में, तुम भी मजे लिया करो, लेकिन जल्दी के चक्कर में ये लाइंस में स्किप करूंगा, इनका मतलब बता रहा हूं सीधे। तो एक बार क्या थी भाई, एक एक्ट्रेस है, और एक्ट्रेस ने क्या किया भाई साहब, गुस्सा निकाल दिया किस पे? प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर पे उसने गुस्सा निकालो, काफी भड़काऊ भाषण उसने दे दिया, उल्टा सीधा बोल दिया। और ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट का लॉयर है ना, इसने क्या किया, अपना रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट निकाला और उसको रिकॉर्ड कर लिया उसकी आवाज को। बाद में जब वो शांत हुई तो उससे कहता है मैम एक मिनट आइएगा, और उसको उसकी आवाज सुना दी। और वो इतना ज्यादा डर गई ना, वो लड़की इतना ज्यादा भयभीत हो गई अपनी आवाज को सुनकर के, कि फिर उसका वहीं से खत्म हो गया था उसका जितना भी एक्टिंग करियर था, उसके बाद उसने कभी भी एक्टिंग की नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए लोग इससे थोड़ा कटते थे। अब वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या पता कोई वर्ड ऐसा हो जो आपके लिए जानना जरूरी हो, ठीक है ना। But everybody referred to him as the opposite, an extremely talented actress who was also extremely temperamental. Temperamental जिसको जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी भावुक हो जाता है। I once blew over. Blew over का मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, है ना। Angry बोल सकते हो, blew over का मतलब angry। बस वर्ड बता रहा हूं मैं, कहानी बता चुका हूं। On the sets while everyone stood stunned. Stunned का मतलब एकदम हक्का बक्का रह गया। The lawyer quietly switched on the recording equipment. धीमे से उसने recording equipment on कर दिया। When the actress paused for a bit, जब वो रुकी, the lawyer said to her, 1 minute please, and played back the recording. There was nothing incriminating. Incriminating का मतलब क्या है? कुछ ऐसा नहीं था जो बहुत ज्यादा भद्दा हो, टू प्रोवाइड एविडेंस दैट समबडी इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम। कुछ ऐसा नहीं था जिससे ये पता चले कि कोई गिल्टी है, इंक्रीमेटिंग नहीं था। और अनमेंशनेबली फ्राउल, या फिर बहुत ही गंदा नहीं था, है ना, कोई बहुत गंदी चीज नहीं बोल दी थी। दैट द एक्ट्रेस टायरेट, टायरेट का मतलब क्या? टायरेट का मतलब गुस्सा, जो उसने इतना भड़ास निकाली थी अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन द साउंड इक्विपमेंट, शी वाज स्ट्रक डम। स्ट्रक डम यानी कि शी वाज स्टन्ड, शी वाज एकदम हक्की बक्की, अरे यार ये क्या बोल दिया मैंने, इस तरीके से। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, यानी कि एक कंट्री साइड यानी गांव से बिलोंग करने वाली लड़की थी। शी हैडंट गॉन थ्रू द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस। ये लाइन समझते हैं।
जो समझाने वाला जरूर समझाऊंगा। सी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस। वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस का मतलब है दैट जनरली प्रोसीड अ पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट सी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापुल्टेड इनटू। अब देखो, चूंकि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, इसलिए इसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर पाया, और जब कोई स्ट्रगल नहीं करता है तो वो सारी चीजें सीख नहीं पाता, किस तरीके से हमें लोगों के सामने बात करनी, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वो चीजें नहीं सीख पाता है। उसी के कमी के कारण इसने यहां पर गुस्सा दिखाया जो नहीं दिखाना चाहिए था। इसीलिए भाई साहब इसको सोफिस्टिकेशन नहीं आता था, किस तरीके से सोफिस्टिकेटेड होकर के बात करनी, कैसे पोलाइटली बात करनी है। और क्योंकि इसको एक तरीके से मान लो धकेल दिया गया इस प्रोफेशन में, यानी कि अच्छी तो थी और चाहती भी थी कि एक्ट्रेस बने, लेकिन ऐसा था कि मान लो इतनी सुंदर होने के बाद सुंदर थी और टैलेंटेड थी कि एकदम धकेल दी गई, मानो उसको मतलब ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, इसीलिए बोला जा रहा है। सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड, और फिर कभी रिकवर नहीं हुई और उसके बाद कभी उसने एक्टिंग की ही नहीं। नाउ दैट वाज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर। उसका यहीं पर उसका जो करियर था यहीं पर खत्म हो जाता है, ब्रिलियंट एक्टिंग करियर था। द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली, अनविटिंगली का मतलब क्या बेटा, अनविलिंगली, अनचाहे रूप से, ना चाहते हुए, ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, है ना, ना चाहते हुए भी वो खतरनाक सैड एंड हुआ। आगे, व्हाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, हालांकि हर कोई व्यक्ति जो डिपार्टमेंट में था क्या पहनता था, एक यूनिफॉर्म पहनता था, खादी धोती पहनते थे लोग यहाँ पर, और स्लाइटली ओवर साइज यानी कि थोड़ी सी बड़ी क्या पहनते थे ये लोग, और बुरी क्लमजली का मतलब अजीब से जो बनी हुई होती थी, व्हाइट खादी शर्ट पहना करते थे। वहीं पर जो लीगल एडवाइजर था क्या पहनता था, कोट पहनता था, और कभी कभी जो कोट ऐसा होता था मानो एक मेल का कोट हो। मेल का होता है, मेल का मतलब जो नहीं पहले के समय में वो होते थे बख्तरबंद, जो सिपाही होते थे उनके नहीं यहाँ पे खूब लगा होता था बख्तरबंद की तरीके, ताकि उन पर प्रहार हो तो उन्हें लगे ना। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, हमेशा वो अधिकतर अकेला होता था, हेल्पलेस लगता था, क्योंकि अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, क्योंकि जो बंदा लॉयर है उसके पास फैक्ट्स होंगे ना यार, उसने तो रट रखी होगी आईपीसी सीआरपीसी, है ना, एविडेंस फैक्ट टैक्स फलाने माँ का, है ना, क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। यहाँ पर सबके सब कौन है भैया, ड्रीमर्स है। ड्रीमर्स यानी कि कौन लोग भैया, वो लोग, पीछे आओ, वो लोग जो राइटर्स एंड पोएट्स हैं। राइटर्स एंड पोएट्स के बीच में एक लॉयर कहां से फिट बैठेगा। लॉयर भाई साहब क्रिएटिविटी नहीं जानता, लॉयर ड्रीम करना नहीं जानता, लॉयर तो भैया मुद्दों पर बात करता है। और ये जो राइटर्स और पोएट्स होते हैं ये भैया तार्किकता से हट के बातें करते हैं, ये लोग ख्वाबों की बातें करते हैं, ठीक है ना। तो दो अलग सोचने वाले व्यक्ति एक साथ कैसे रख सकते हैं। अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीइट्स एंड खादीइट्स, यहाँ पर लोग कैसे थे, गांधीइट्स से और खादीइट्स थे, ठीक है ना, यानी गांधी को मानने वाले तो गांधी को मानते, तो खादी को तो मानेंगे ही मानेंगे। Like so many of those who were close to the boss, he has allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancakes were used on it, not much came out of the film. एक बार उसने फिल्म भी बनाई थी और उस फिल्म का कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। Then one day the boss closed down the story department, और इसके बाद बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब पोएट्स को नौकरी से निकाला जा रहा था, पोएट्स को जब एक्सपेल किया जा रहा था, तो उसी के साथ साथ एक लॉयर की नौकरी गई। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि लॉयर की नौकरी किस पर, पोएट की नौकरी किस पर बेस्ड थी, सॉरी लॉयर की नौकरी किस पर बेस्ड थी, पोएट्स पर। यानी कि अगर पोएट्स अच्छा करते तो लॉयर को भी अपनी नौकरी बची रहती, लॉयर की नौकरी रह जाती। तो भैया पहले ऐसा इंस्टेंस था, ठीक है ना। ह्यूमन हिस्ट्री ये वही बात बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स। हॉन्ट का मतलब भैया घूमने की जगह हुआ करता था, लोगों के आने की जगह हुआ करता था, किसके लिए, खास करके पोएट्स के लिए। लाइक एसडीएस जोगियार, आगे संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे पोएट्स के लिए, ऑथर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह हुआ करती थी। इट हैज एन एक्सीलेंट मेस, क्योंकि यहाँ पर मेस थी यानी कैंटीन थी, बहुत प्यारी सी, जहां पर भैया लगभग सप्लाइड गुड कॉफी, यहाँ पर बहुत प्यारी कॉफी मिला करती थी, लगभग दिन के पूरा टाइम और रात में भी लगभग पूरा टाइम में मिलती थी। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल, और उस समय जब कांग्रेस रूल था, इसका मतलब था प्रोहिबिशन, यानी कि आप मिल नहीं सकते हो जाकर के कप कॉफी नहीं कर सकते हो, है ना, लोगों से ज्यादा मिल नहीं सकते हो, धारा 144 लगी रहती थी। तो कप ऑफ द कॉफी वाज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, और उस समय भैया कप ऑफ कॉफी अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर के पी पा रहे हो तो भैया एंटरटेनमेंट है, बड़ा अच्छी चीज है ना, लोगों के साथ चर्चा कर पा रहे हो किसी जगह जाकर के, तो ये अच्छी जगह हुआ करती थी, एक बढ़िया हॉन्ट होता था लोगों के लिए। बैरिंग का मतलब एक्सेप्ट, कुछ लोगों को छोड़ करके, ऑफिस बॉय को छोड़ दो, कुछ क्लर्क को छोड़ दो, तो बाकी सभी लोग यहाँ पर भैया जेमिनी स्टूडियो क्या करते थे, रेडिएटेड, यानी कि मजे लेते थे, आकर के आनंद उठाते थे, टाइम को क्या करते थे, थोड़ा सा आकर के यहाँ पर टाइम में रिलैक्स करते थे। अब प्री रेक्विजिट फॉर पोएट्री, प्री रेक्विजिट का मतलब है एक ऐसी चीज जो जरूरी है किसी दूसरी चीज के होने के लिए। अगर मुझे यहाँ पर आपको पढ़ाना है, मेरे पास एक पेन, मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड, मेरे पास एक कैमरा, मेरे पास एक माइक, मेरे पास कुछ कपड़े, मेरे पास एक फोन, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, प्री रिक्विजिट है आपको पढ़ाने के लिए। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपके पास बैट होनी चाहिए, बॉल होनी चाहिए, स्टंप होना चाहिए, 2 लोग होने चाहिए एटलीस्ट, एक मैदान होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये सारी चीजें क्या प्री रिक्विजिट है, जरूरत है अगर आप दूसरी चीज को करना चाहते हो। तो अगर आपको पोएट्री लिखनी है तो आपको भैया प्री रिक्विजिट है क्या, लेजर, यानी कि आपको रेस्ट चाहिए, आपके दिमाग को आनंदमय होना चाहिए, तभी आप चीजों को लिख पाओगे। क्योंकि भैया क्रिएटिविटी तब कर पाओगे आप जब आपका दिमाग शांत होगा, आपका दिमाग कुछ करने की स्थिति में होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं।
मोस्ट ऑफ देम वोर खादी। अब उनमें से अधिकतर लोग क्या पहनते थे, खादी पहनते थे और गांधी जी को बहुत मानते थे। हालांकि गांधी के अलावा ये लोग बिल्कुल भी पॉलिटिकल थॉट्स इनके पास नहीं थे, बस गांधी जी को समझते थे, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन ये सभी के सभी एंटी कम्युनिज्म थे। ये लोग जो संप्रदायवाद था उसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे। ये लोग मानते थे कि जो सांप्रदायिक व्यक्ति होता है वो गॉडलेस मैन होता है, यानी कि वो भगवान को नहीं मानता। साथ ही साथ उसको फिलियल यानी कि अपने बच्चों को लेकर के कोई प्यार नहीं होता, उसको अपनी पत्नी या पति से कोई प्यार नहीं होता, कॉन्जुगल लव नहीं होता। मीनिंग यहां पर लिखे, मैं बोलता चल रहा हूं। ही हैड नो कंपंक्शन, और उसको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होगी अगर उसे मारना पड़ जाए अपने खुद के पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, या फिर अपने खुद के बच्चे को। ऐसा व्यक्ति होता है क्या, एक कम्युनिस्ट। आगे बढ़ जाते हैं। ही वॉज ऑलवेज आउट, और ऐसा व्यक्ति हमेशा बाहर निकला हुआ होता है अनरेस्ट यानी कि समाज में समस्याएं फैलाने के लिए, एंड वायलेंस है ना, और दिक्कतें फैलाने के लिए, अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, ऐसे लोगों के बीच में जो इनोसेंट और इग्नोरेंट है। सच नोशंस वर प्रिवेल्ड एवरीवेयर, और ऐसे नोशंस यानी कि ऐसे रूमर्स फैले हुए थे हर जगह साउथ इंडिया में। अब जो बात साउथ इंडिया में फैली तो भैया मद्रास में ही जेमिनी स्टूडियो भी है, तो वहां पर भी ये बातें पहुंचेंगी कि भैया कम्युनिस्ट ऐसा होता है वैसा होता है फलाने माँ का, और इसका एविडेंस भी बहुत जल्दी मिलने वाला था। अब क्या हुआ, व्हेन फ्रैंक बकमैन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। अब देखो फ्रैंक बकमैन्स कौन है, फ्रैंक बकमैन जो थे भैया ये एक व्यक्ति है, और ये दोस्त किसके हैं, ही इज अ फ्रेंड ऑफ एसएस वासन, ही इज अ फ्रेंड ऑफ एसएस वासन। तो ये यहां पर आए थे अपनी क्या लेकर के, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। लगभग 200 लोग थे इसमें, सम 200 इसमें 200 लोग हुआ करते थे, विजिटेड मद्रास, और 1952 में ये लोग आए थे। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट, यानी कि इन्हें जेमिनी स्टूडियो से अच्छा कोई होस्ट नहीं मिला था। Someone called them the group of an international circus, लोग उन्हें बोलते थे कि ये लोग सर्कस हैं। हालांकि वो लोग ट्रिपीज में अच्छे नहीं थे, और साथ ही साथ जो इनकी एक्वेंटेंस यानी कि जान पहचान थी ना एनिमल्स से, वो केवल और केवल कहां पर होती, डिनर टेबल पर होती थी। इसका मतलब क्या, ट्रिपीज में अच्छे नहीं थे। ट्रिपीज पहली चीज ये होती है जहां पर इस तरीके के करतब दिखाए जाते हैं, एक रस्सी छोड़ के दूसरी रस्सी पे कूद गए, तो जो रस्सी वाले करतब होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिपीज, जो आपने सर्कस में देखे होंगे। और दूसरी चीज इसमें अच्छे नहीं थे क्योंकि भैया आपने देखा होगा सर्कस में अधिकतर कभी हाथी से आप साइकिल चलवाते हो, कभी बिल्ली को आकर के आप आग से बीच से निकल आते हो, तो ये लोग बिल्कुल भी एनिमल्स के साथ कुछ नहीं करते थे। एनिमल्स के साथ इनकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ भैया डिनर टेबल पर होती थी, यानी कि इनको सिर्फ एनिमल्स खाने को मिलते थे, ये लोग एनिमल्स के साथ कोई करतब नहीं करते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेस इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन 2 प्लेस थे, 2 नाटक थे जो बहुत अच्छे किए थे इन लोगों ने। एक का नाम था भैया जॉथम वैली, नाम याद रखना, पेपर में लिखने को मिलेगा तुमको, ठीक है ना। और दूसरे का नाम था द फॉरगेटन फैक्टर। एक का नाम था द जॉथम वैली और दूसरे का नाम था द फॉरगेटन फैक्टर। रैन सेवरल शोज इन मद्रास एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, अलोंग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी। हाँ सही बोल रहे हैं, यहां पर ये बोला जा रहा है भैया कि यहां पर काफी सारे शोज हुए थे इन दोनों के, जॉथम वैली के और द फॉरगेटन फैक्टर के। और भी सिटीजन्स थे, और भी वहां के नागरिक थे, उनके साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं, जेमिनी स्टूडियोज के लोग हैं, उन लोगों ने भी यहाँ पर आकर क्या देखा भैया, उन लोगों ने यहाँ पर आकर के प्ले देखा, और एक बार नहीं बार बार इस प्ले को देखा और एंजॉय किया। द मैसेज ऑफ द प्ले वर यूजुअली प्लेन, जो मैसेज होता था प्लेस का, इन नाटकों का बहुत प्लेन होता था, सिंपल होमलीज है ना, घरेलू बातें होती थी। बट दैट सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, और ये भी आपसे पूछा जाता है कि इनका क्या बेस्ट था, तो इनके सेट्स और कॉस्ट्यूम्स जो थे नंबर 1 के हुआ करते थे। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। आगे, मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली, मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी कौन कौन सी भी है, एक मद्रास कम्युनिटी और एक तमिल ड्रामा कम्युनिटी, बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे इनके किससे, तमिल किस चीज से प्रभावित हो गए थे भैया, इनके जो जॉथम वैली था, क्योंकि उसका जो सनराइज और सनसेट था इन लोगों ने क्या कर दिया था, कॉपी करना शुरू कर दिया। सनराइज और सनसेट का व्यू किस तरीके से करते थे भैया, इन द मैनर ऑफ जॉथम वैली, बस एक बेर स्टेज यानी कि एक खाली स्टेज पड़ा रहता था और उसमें एक व्हाइट बैकग्राउंड, एकदम सफेद बैकग्राउंड होता था, कर्टेल होता था वहां पर, ठीक है ना, एक पर्दा होता था, एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और एक ट्यून चल रही होती थी फ्लूट पर, दैट्स इट। It was some years later that I learned that, और कुछ समय बाद मुझे पता चला कि जो एमआरए थी यानी कि मोरल रीआर्मामेंट आर्मी थी, एक तरीके की काउंटर मूवमेंट थी किसकी भैया, टू द इंटरनेशनल कम्युनिज्म, है ना, इंटरनेशनल कम्युनिज्म के लिए। एंड बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, और उस समय क्योंकि इनको नहीं पता था कि ये लोग क्या है भैया, एक तरीके का काउंटर मूवमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिज्म को, तो इन लोगों ने तो इनको आने दिया, लेकिन एक तरीके से इनके हाथों से खेले गए, फ्रैंक बकमैन्स के हाथों से, एमआरए के हाथों से, क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे ये लोग कम्युनिज्म के खिलाफ है और ये लोग यहाँ की कुछ ऐसा करने वाले जिससे कम्युनिज्म के खिलाफ कोई मैसेज जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट वाज द इंडीड द केस, हालांकि मुझे पता नहीं है बस सच है कि नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं यहाँ पर, कोठामंगलम सुब्बू जी बोल रहे हैं। द अनचेंजेबल एस्पेक्ट, हालांकि द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेस रिमेन द सेम, एमआरए और नो एमआरए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, है ना। अब देखो यहां पर ये लाइनें बहुत सारे टीचर्स नहीं समझा पाते, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, समझो। अब चूंकि ये जो फ्रैंक बकमैन है, एक तो ये जो आपके फ्रैंक बकमैन है, फ्रैंक बी लिख दिया, और दूसरे जो आपके एसएस वासन है, ये दोनों के दोनों दोस्त थे। क्या थे, दोनों के दोनों दोस्त थे, ठीक है ना। अब चूंकि जो फ्रैंक बकमैन की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी थी, इन लोगों को नहीं पता था एसएस वासन की जो फैमिली है, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज फैमिली होता है यार, कहीं का जब बॉस हो तो फैमिली आपके लिए वो,
इन लोगों को नहीं पता था कि ये लोग काउंटर मूवमेंट चला रहे कम्युनिज्म के खिलाफ, और एक तरीके से इनके द्वारा इनको खेला गया है, यानी कि इनका यूज किया गया है ना, अपने चीजों को दिखाने के लिए। अब ये लोग तो नहीं समझे कि कम्युनिज्म के अगेंस्ट है, लेकिन ये तो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे ही ना। तो बात ये थी भैया कि इनके बीच कुछ बदलाव नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, है ना। फ्रैंक बकमैन और एसएस वासन लिखा है ना भैया। अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेस, बिग बॉसेस कौन से भैया? एमआरए के बॉस है भैया फ्रैंक बकमैन और एसएस वासन है जेमिनी स्टूडियो के। भले यहां पर कोई एमआरए होता, मोरल रिआर्मामेंट होती या ना होती, इंटरनेशनल कम्युनिज्म होता या ना होता, इन लोगों के बीच की जो दोस्ती थी वो नहीं बदली। भले इन्होंने इनके साथ थोड़ा सा धोखा टाइप का कुछ किया, ऐसा उनको लगता है कोठामंगलम सुब्बू को, सॉरी अशोक मित्रन जी को, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन इन लोगों के बीच की दोस्ती वो नहीं बदली, इनकी दोस्ती वैसी की वैसी बनी रही। आगे बढ़ते हैं। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैज अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल, और ये जो जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ था बहुत अच्छा लगा इन लोगों को होस्ट करने में 200 लोगों को, ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस, ह्यूज यानी कि अलग अलग कलर्स के, ह्यूज का मतलब कलर है, और साइज यानी कि अलग अलग एजेस के। एटलीस्ट 20 नेशनलिस्ट, लगभग 20 देशों से लोग आए थे। इट वाज सच अ चेंज फॉर द यूजुअल कलेक्शन, जो रोजमर्रा के काम जो जेमिनी स्टूडियो के उससे तो हटके ही था ना ये काम, तो इन लोगों को यहाँ पर मजा आई ये काम करने में। इट वाज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद थिक लेयर्स मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ अलग काम था, नहीं तो हमेशा वही होता था भैया, मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय यही काम करता रहता था। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद टेलीफोन की लाइंस बजी, है ना, हमारे बिग बॉसेस की। उनको क्या पता चला? उनको पता चला कि मद्रास में उनकी घंटियां बजी। एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियोज, और फिर से हमारे जेमिनी स्टूडियोज में ये बात हो गई भैया कोई आने वाला है, ठीक है ना, कोई एक और विजिटर हमारे यहाँ आने वाला है। अब इन लोगों ने ये बोला कि भैया कोई पोएट है, कौन? कोई कवि है जो इंग्लैंड से आ रहा है। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं जेमिनी स्टूडियो को, किन पोएट्स को जानते हैं ये लोग? ज्यादा से ज्यादा नाम जानते हैं भैया किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम जानते हैं, टेनिसन का नाम जानते हैं। थोड़ा जो जानकार लोग हैं हमारे यहाँ, मतलब कि जेमिनी स्टूडियो में, वो लोग किसका नाम जानते हैं? कीट्स का नाम जानते हैं, शैली का नाम जानते हैं, ब्रायन का नाम जानते हैं। और जो बहुत ही ज्यादा जानकार लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एलियट का नाम पता है, बस इससे ज्यादा किसी का नाम नहीं पता है। व्हाट वाज द पोएट विजिटिंग एट द जेमिनी स्टूडियो नाउ? अब ये लोग सोच रहे हैं कि अब कौन सा पोएट आ रहा है भाई जेमिनी स्टूडियो में, हम लोग तो इन्हीं पोएट्स को जानते हैं, ये कौन है जो आने वाला है? ही इज नॉट अ पोएट, ही इज एन एडिटर। अब किसी ने बोला कि भाई वो पोएट नहीं, वो एडिटर है, ठीक है ना, संपादक है। दैट्स व्हाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। बॉस यानी कि जो एसएस वासन है, तभी उसे क्या दे रहे हैं? बिग रिसेप्शन, यानी कि बिग वेलकम दे रहे हैं, काफी ज्यादा वेलकम कर रहे हैं उसका, क्योंकि जो हमारे एसएस वासन थे वो भी एक क्या थे? वो भी एक एडिटर हुआ करते थे, ठीक है ना। तमिल वीकली ऑफ आनंद विकतान किसके थे भैया? जो एसएस वासन थे आनंद विकतान के क्या हुआ करते थे? एडिटर हुआ करते थे। इसलिए एक एडिटर दूसरे एडिटर को थोड़ा तो देगा ना भाई, अफेक्शन तो होता है। He wasn't editor of any known names of British publications in Madras, that is those known at the Gemini Studios। अब देखो ये बात थी कि जो इंग्लैंड के जितने भी नामी पब्लिकेशंस थे उनमें से किसी के एडिटर ये नहीं थे। जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करोगे, द हिंदू की बात करोगे, अगर इंडिया के बाहर कोई जानता होगा इंडिया के न्यूज़पेपर के बारे में, किसको जानता? द हिंदू को जानता होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया को जानता होगा, दैनिक जागरण को जानता होगा, अमर उजाला को जानता होगा, हिंदुस्तान टाइम्स को जानता होगा। इसके अलावा किसको जानता होगा? मिंट को जानता होगा, बस इससे ज्यादा नहीं जानता होगा। कोई जानता होगा आज नाम का एक अखबार है, नवभारत टाइम नाम का एक अखबार, इनके बारे में शायद लोग ना जानते हो। तो वही बात है कि जिसमें भी वो, जिस पब्लिकेशन में वो एडिटर थे उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। आगे, he wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras, that is those known at the Gemini Studio. Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of the daily, है ना। पता ये चला, सरमाइस यानी कि समरी इतनी थी कि भैया किसी एक डेली, कोई दैनिक है, कोई दैनिक टाइप का जो रोज निकलता है, एक ऐसा पेपर है जिसके भैया क्या है, वो एडिटर है, द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स। लेकिन हम लोग किसका नाम जानते थे? हम लोग या तो मैनचेस्टर गार्डियन का नाम जानते, जैसे यहाँ का द हिंदू वहां का मैनचेस्टर गार्डियन, जैसे यहाँ का द टाइम्स ऑफ इंडिया वहां का लंदन टाइम्स, ठीक है ना, वैसे। लेकिन वो इनमें से किसी में काम नहीं करते थे। दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, और ये सबसे ज्यादा था, जो हम में से सबसे ज्यादा जानने वाले लोग थे वो भी बस इतना ही जानते थे। एट लास्ट अराउंड 4 एट द आफ्टरनून, भैया उनके आने का दिन आ गया है ये, ठीक है। जब आए यहाँ पर, ये है कौन? ये है भाई साहब स्टीफन स्पेंडर। लेकिन लोग अभी तक जान नहीं पाएंगे इनको कि कौन है। स्टीफन स्पेंडर है, स्टीफन स्पेंडर, बहुत ही शानदार व्यक्ति, लेकिन अभी लोग नहीं जान पाए कि ये स्टीफन स्पेंडर यहाँ पर आए हैं। आइए देखते हैं। लगभग 4 बजे कौन है? स्टीफन स्पेंडर है, लेकिन यहाँ पे भी किसी को नहीं पता। द पोएट और द एडिटर, या तो पोएट या एडिटर जो भी हो वो, ही वाज अ टॉल मैन, लंबे थे वो, बहुत ज्यादा इंग्लिश दिख रहे थे और बहुत ज्यादा सीरियस भी थे। ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल, हमसे बहुत ज्यादा अलग तरीके से। सीधी सी बात, इंग्लैंड का व्यक्ति तमिलियंस तो अलग ही दिखेगा ना। Battling with half a dozen pedestal friends on the shooting stage, the boss read out a long speech. It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. अब देखो यहाँ पर हुआ क्या? Battling with the half dozen pedestal friends. तुमने फर्राटे सुने? कुछ जो फर्राटे वो नहीं होते जो पंखे होते हैं, लगे होते हैं भैया स्टेजेस पे, तब एसी तो थी नहीं, तो फर्राटे लगे थे, फर्र आवाजें करते हैं। तो बैटलिंग यानी कि उससे लड़ते हो। अब एक तरफ फर्र कर रहा है, यहाँ पर मुझे बोलना है, आइए देवियों और सज्जनों, हमारे बीच आ चुके हैं एक बहुत ही जानकार व्यक्ति जिनका नाम है स्टीफन स्पेंडर, फर्र हमारे बीच आए हैं और हम लोग फर्र। तो यहाँ पर भैया बैटल चल रही है, एक तरफ फर्र, इधर आइए दोस्तों भैया, एक तरफ ये एसएस वासन,
एसएस वासन क्या कर रहे हैं भैया, उनके लिए स्पीच पढ़ रहे हैं कि भैया उनको स्टेज पर बुलाया जाए, उनसे स्पीच ली जाए, और यहाँ पर फर्राटे चल रहे फर्र फर्र फर्र। तो बैटलिंग विद द हाफ ऑफ डजन पेडेस्ट्रल फ्रेंड्स, पेडेस्ट्रल यानी कि फर्राटे वाले, पेडेस्ट्रल यानी कि पैड, पैड यानी पैर जो खड़े हो जाते थे पैर के बल, है ना, जिनको स्टैंड होता था। ऑन द शूटिंग स्टेज द बॉस रीड आउट, बॉस यानी कि एसएस वासन ने एक लंबी सी भैया स्पीच पढ़ी, और इससे पता चल रहा था उनकी स्पीच से उनको बहुत ज्यादा पता नहीं, प्रेशियस लिटरली पता है उनको। द स्पीच वाज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, और बहुत ही जनरल टर्म्स यूज हो रहे थे, इधर उधर नहीं तो प्रेप्ड विद, और लगातार कौन से शब्द सुनाई दे रहे थे बीच बीच में भैया, एक फ्रीडम, आजादी, डेमोक्रेसी जैसे सब सुनाई दे रहे थे। उसके बाद पोइट ने बोलना शुरू किया, यानी कि हमारे स्टीफन स्पेंडर साहब ने बोलना शुरू किया, ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। ऐसा लग रहा था उन्होंने, स्टीफन स्पेंडर ने आज तक इससे ज्यादा शांत ऑडियंस, इससे ज्यादा ना समझने वाली ऑडियंस, इससे ज्यादा सुसुप्त टाइप की थी। अब वो इंग्लिश में बोल रहे हैं ऊपर से, hey there you are, now we're going to talk about the communism and I gone into communism in the age of 17 and then I got out of it because I got to know that communism is not going to help in any kind of blah. That's why MRA is also doing the same work. अब भाई साहब हम कैसे बोलेंगे? Hello guys, as we all know that the MRA was also a counter movement against the communism. इस तरीके को तुम समझ सकते हो, लेकिन बोला hello guys, see भैया एक्सेंट ऐसा है ना कि तमिल्स नहीं समझ पा रहे हैं उनकी बात को, यही बोला भी जाएगा आगे। More dazed and silenced audience, no one knew what he was talking about. कोई नहीं जानता था कि भाई क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जो एक्सेंट था, कुछ लोगों ने ट्राई भी किया उनकी आवाज को समझने का, इंग्लिश समझने का, लेकिन जो उनका बोलने का तरीका, ओ गाइस से ये जो उनका एक्सेंट था, बोलने का तरीका था, उसने डिफीट कर दिया और फिर लोगों ने समझने की भी कोशिश नहीं की। आगे द होल थिंग लास्टेड, ये लगभग पूरा 1 घंटे तक चला, 1 घंटे बाद वो भी शांत हो गया, हम लोग भी शांत हो गए। देन द पोइट, उसके बाद वो चले गए भैया, हम सब बिल्कुल बैफलमेंट में थे। बैफलमेंट यानी कि हम सब एकदम भौचक, क्यों ही बुलाया था भाई ऐसे आदमी को, काम क्या था ऐसे आदमी का, हम लोग सब भौचक्के हुए थे। व्हाट आर वी डूइंग, हम कर क्या रहे हैं? आखिरकार एक इंग्लिश पोएट यहां पर क्यों आया जहां पर तमिल फिल्म्स बनती हैं, है ना? पीपल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्ड देम टू पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री। अब क्योंकि यहां पर जो लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो जाकर के इंग्लिश पोएट्री किताबें पढ़ें और उसको सीखें, क्योंकि पैसा लगता है भाई। सॉरी, आगे द पोएट लुक्ड प्रेटी बैफल्ड टू, और जो हमारे पोएट हैं, मतलब वो जो स्टीफन स्पेंडर थे, उनको बड़ा अजीब लग रहा था। He too must have felt the sheer incongruity, incongruity यानी कि बहुत ज्यादा uncomfortability उन्होंने फील की होगी of his talk about the thrills and trifles of an English poet, क्योंकि वो जब बता रहे थे ना किस तरीके के थ्रिल्स होते हैं इंग्लिश पोएट की, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो जो भी बता रहे थे वो कोई भी समझ नहीं पा रहा था। His visit remained an unexplained mystery, और भैया स्टीफन स्पेंडर की जो विजिट थी वो अपने आप में एक मिस्ट्री बन के रह गई, कोई भी रहस्य बन के रह गई, कोई इसको समझ नहीं पाए क्यों आए थे। आगे द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ वर्ल्ड में नॉट एडमिट, अब फिर से इसको यहाँ पर खींचता हूं मैं, यहाँ पर इतना पूरा एक बार मैं लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कठिन वर्ड नहीं आएगा। अब जो ग्रेट प्रोज राइटर्स है वो शायद मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। यहाँ पर कौन बोल रहे हैं? अशोका मित्रन जी आपको बता रहे हैं, एएम अपने बताएंगे, अशोका मित्रन जी बोल रहे हैं कि भैया शायद जो ग्रेट प्रोज राइटर्स हैं, जो लिटरेरी राइटर्स हैं, वो मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि लिटरेरी थिंग्स लिखने के लिए कोई बड़ा टैलेंटेड होना जरूरी नहीं, स्किलफुल होना जरूरी नहीं, जरूरी है भैया परसिवरेंस होना, जरूरी है पेशेंट होना। क्योंकि जब आप अपनी कोई किताब लिखते हो, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट ले जाते हो किसी एडिटर के पास, एडिटर का किताब नहीं चलेगी, आपको एक रिजेक्शन स्लिप दे देता है, फिर आप दूसरे एडिटर के पास जाते हो, फिर वो आपकी किताब को देखता है, कहता है हाँ ठीक है हो सकता है, तो आपका दिल एकदम संक हो जाना चाहिए, आपका दिल एकदम पत्थर हो जाना चाहिए, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कोई आपको मना कर रहा है, कोई आपकी चीज को मान रहा है नहीं मान रहा है। तो ये उन लोगों का काम है, ये प्रोज राइटिंग नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। यहां तक हो गया पूरा का पूरा काम, आगे बढ़ जाते हैं। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी, और ऐसे ही लोगों के लिए एक बार द हिंदू ये जो पेपर है उसने एक आर्टिकल छापा था भैया, एक टाइनी छोटी सी अनाउंसमेंट छापी थी, वो भी सबसे पेज के सबसे बेकार कॉर्नर पर, वो भी एक बेकार पन्ने पर, इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ अनइंपॉर्टेंट पेज, है ना। एक पेज होता है हर पेपर में जो कोई नहीं पढ़ना चाहता, वहां पर लिखा होता है मांगलिक, शादी चाहिए, दूल्हा चाहिए, 75 साल उम्र है, लड़की कितनी भी बड़ी होनी चाहिए, कोई भी पाबंदी नहीं है, विधवा चलेगी, लंगड़ी लूली चलेगी, बस लड़की चाहिए। ऐसे अरे सच बोल रहा हूँ यार, इसे पेपर में आता है, हमारे यहाँ दैनिक जागरण आता है, तो उसमें हमने देखा है ऐसा लिखा हो, 75 साल की जगह 40 साल कर दो, बाकी सब सही है, ठीक है। तो भैया द हिंदू ने ऐसे ही किसी के लिए जो लिखते हो अपनी कहानियां, प्रोज राइटर्स के लिए भैया एक क्या छापा, छोटी सी अनाउंसमेंट छापी थी, वो भी बड़े इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर में। उसमें लिखा था अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट, यानी कंपटीशन होने वाला है, किस चीज का? शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन होने वाला है। क्या होने वाला है? शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट होने वाला है। कहां पर? ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल, एक ब्रिटिश पीरियोडिकल जिसका नाम था द इनकाउंटर। क्या नाम था जिसका? द इनकाउंटर। अब द इनकाउंटर ही वो थी जहां पर कौन लिखा करते थे? हमारे स्टीफन स्पेंडर लिखा करते थे, ठीक है ना, अभी पता चलेगा, ठीक है। स्टीफन स्पेंडर लिखते थे ऑफ द कोर्स द इनकाउंटर वाजंट अ नोन। अब देखो उस समय ऑफ कोर्स द इनकाउंटर जो थी बहुत ज्यादा जान पहचानी नहीं थी, जो भी जिम्नाटी लिटरेटी थे, जो भी जिम्नाटी के लिटरेचर लिखने वाले थे, यानी कि जो जानकार लोग थे, उनके बीच भैया द इनकाउंटर नाम की जगह जानी नहीं जाती थी। आगे बढ़ जाते हैं, द इनकाउंटर नाम का पब्लिकेशन जाना नहीं जाता था, जगह नहीं थी।
आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया, अब मुझे चाहिए था कि भैया मैं अपनी किताब वहां पर भेजूं, पैसा लगेगा, ठीक है, मैं अपना कुछ लिख करके वहां पर भेजूं, उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूं, है ना, क्योंकि भैया इंग्लैंड भेजनी है तो पैसा लगे, इससे पहले मैं थोड़ा जान लेता हूं पीरियोडिकल के बारे में। तो मैं कहां पर गया, मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गया, वहां पर जाकर के मैंने किसकी किताब उठाई, द एनकाउंटर की किताब उठाई, और मैंने क्या देखा वहां पर कि भैया लोगों ने उसे छुआ ही नहीं था, लगभग अनटच्ड रखी थी, किसी ने उसको छुआ नहीं था। लेकिन जब मैंने उसके एडिटर का नाम पढ़ा तो भैया दिल में बजी घंटियां रे टन टन टन, ऐसा कुछ हो गया। आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई हार्ट, संकन हार्ट है ना, मेरा जो एकदम सिकड़ा हुआ दिल, उसमें बड़ी सारी घंटियां बजने लगी, क्योंकि ये वही पोएट था जो वहां पर जो आया था हमारे जेमिनी स्टूडियो में। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने एक पुराना बिछड़ा हुआ भाई पा लिया हो। और जैसे ही मैं उसका नाम पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा सॉरी कि भैया जिस समय मैं गाना गा रहा हूं ना, जैसे तुमने मूवीज देखा होगा, है ना, कि भैया मेला दिलों का, भैया दो भाई छिड़े मेले में और जब लास्ट में मिलते हैं तो सेम गाना बज रहा होता, तो ऐसे ही इसको लग रहा था कि अगर मैं अभी गाना गा रहा हूं ना, जैसे घंटियां बज रही, उसके मन में भी घंटियां बज रही कि मुझे भी कोई भाई मिल गया, ठीक है ना। By singing the same song, first reel and the final reel of the film, Stephen Spender, Stephen that was his name, Stephen Spender उनका नाम था। आगे कुछ सालों बाद when I was out, जब मैंने जेमिनी स्टूडियो में काम करना बंद कर दिया था, ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, प्यारे से हमारे स्टीफन स्पेंडर साहब। I had much time for not much, है ना, मेरे पास समय तो बहुत था लेकिन मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था। जो भी चीज मुझे रेड्यूस्ड यानी कि कम दामों पर दिख जाती थी, मेरे तरफ मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता था। एक बार भैया हुआ क्या, फुटपाथ इन द फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने क्या था भैया, पाइल ऑफ ब्रांड, यानी बड़ी नई नई किताबें रखी थी वहां पर और बस 50 पैसे मिल रही थी। और इसलिए मिल रही थी भैया क्योंकि यहां पर 50th एनिवर्सरी मनाई जा रही थी रशियन रेवोल्यूशन की, ठीक है ना। आई पेड, मैंने 50 पैसा खर्च किया और मैंने किताब उठाई जिसका नाम था द गॉड दैट फील्ड। किताब का नाम क्या था, द गॉड दैट फील्ड। वहां पर 6 एमिनेंट यानी कि 6 बड़े जाने माने राइटर्स जिनका नाम लिखा हुआ था, लेकिन मेरा दिमाग किसी एक पर रुक गया जाकर के। हालांकि उन सभी के नाम क्या थे भैया, जर्नीज। और इस किताब में क्या बताया गया था, उन सभी की जर्नी की, कैसे वो लोग कम्युनिज्म का पार्ट बने और फिर उसके बाद डिसइल्यूजन उससे निकल आए, क्योंकि उन्हें रास नहीं आया कम्युनिज्म संप्रदायवाद, है ना। उनमें कौन कौन से थे, आंड्रे गिड थे, रिचर्ड राइट थे, है ना, इग्नाजियो सिलोन थे, आर्थर थे, साथ ही साथ लुइस फिशर थे और स्टीफन स्पेंडर थे। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंट। और जैसे ही मैंने इनका नाम देखा स्टीफन स्पेंडर साहब का, मुझे एकदम से किताब बहुत ज्यादा क्या लगने लगी, बहुत ज्यादा अपनी लगने लग गई। ऐसा लगा मेरे किसी अपने की किताब है। द पोएट वॉज विजिटेड, ये तो वही है जो हमारे यहाँ आया था। इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय द हेजी इल्यूमिनेशन। और ऐसा लगा जैसे कि जो मेरा डार्क चैम्बर है ना, मेरे दिमाग को एकदम से जल उठाओ, थोड़ा उसमें से आवाज सी आ रही हो। अब उनका यहां पर आना एक मिस्ट्री नहीं रह गया था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री बट नाउ विद हिज गॉड दैट फील्ड। भले आज के समय में, है ना, जेमिनी स्टूडियो में नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री, भले आज के समय में स्पेंडर की पोएट्री से किसी कुछ ना करना हो, लेकिन आज मैं जानता हूं कि वो आखिरकार वहां पर क्यों आए थे, क्योंकि मैं उनके आने का रीजन जान चुका हूं, क्योंकि मैं वहां पर था। सो नाउ ये आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। भले वहां पर एसएस वासन ना जानते हो कि मैं वहां पर क्यों गया था, है ना, भले एसएस वासन इस बात को ना समझते हो कि मेरे वहां जाने का क्या रीजन था, कहां जाने का क्या रीजन था, भले एसएस वासन इस बात को ना समझते हो कि स्टीफन स्पेंडर क्यों आए थे, माफ करना यार थोड़ा सा, है ना, स्टीफन स्पेंडर क्यों आए थे, लेकिन ये अब जान चुके थे शोको मित्रन जी कि आखिरकार वो यहां पर क्यों आए थे और उन्होंने क्या स्पीच दी थी, क्योंकि उन्होंने जब उनके बारे में किताबें पढ़ ली तो नाउ ही इज नोइंग ऑल द थिंग्स, राइट। अब चलिए, ही नो ऑल द थिंग्स, KNOW जो होती है ना, ये इसका ING नहीं होती। अब हम लोग शुरू करने वाले भैया एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQs। बस सीधे सीधे क्वेश्चंस और आंसर्स आएंगे आपके सामने, फटाफट से आप लोग आंसर दीजिएगा। CBSE क्वेश्चन बैंक 2021 पढ़ना नहीं, क्योंकि आप लोग अभी चैप्टर पढ़ के बस क्वेश्चन पकड़ो, आंसर बताओ। Which of these statements not true about सुब्बू? सुब्बू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है? His literary accomplishment stole the limelight from his films. यही बिल्कुल गलत है बेटा। लिटरेरी अकम्पलिशमेंट ने लाइमलाइट नहीं छीनी थी, फिल्म की लाइट ने भैया लिटरेरी अकम्पलिशमेंट छीनी। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपको यहां पर बताना था नॉट ट्रू, ध्यान से पढ़ोगे सही दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द वर्ल्ड स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग का मतलब होता है वेरी वास्ट। स्प्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रॉलिंग का मतलब होता है वेरी वास्ट, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा विस्तृत, हिंदी में विस्तृत बोलेंगे। हैज बीन यूज्ड विद द वर्ड नॉवेल, आपको वो बताना है किस वर्ड के साथ नहीं यूज कर सकते स्प्रॉलिंग को। स्प्रॉलिंग मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस यानी कि मेट्रो की बड़ी बड़ी लाइन्स हो सकती है यार, ये तो गलत हो जाए, इसके साथ यूज हो जाए, इसके साथ नहीं हो सकता। हैंड राइटिंग भैया बड़ी बड़ी नहीं हो सकती, है ना, हैंड राइटिंग कैसे लिखोगे, नहीं हैंड राइटिंग भी हो सकती, फैला फैला करके लिख दो। मेरा नाम मान लो आदित्य है, अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ADITY, अब मैं इसको कैसे लिखना शुरू कर दूं, ADITYA, तो ये स्प्रॉलिंग हो गई ना यार, काफी फैला फैला के मैं लिख दिया, तो ये भी हो सकता है, ये भी गलत होगा। कैंपस हो सकता है बड़ा। पोर्ट्रेट, किसी पोर्ट्रेट को तुम कैसे स्प्रॉलिंग बना सकते हो बोला, है ना, इतने में बनाओगे ना। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेज डेफ्टली एज्ड, डेफ्टली एज्ड का मतलब क्या है? डेफ्टली का मतलब हो गया भैया समझदारी से, है ना, और एज्ड का मतलब होगा क्रिएटेड, तो भैया स्किलफुली क्रिएटेड द कैरेक्टर्स, वाज स्किलफुल इन क्रिएटिंग द कैरेक्टर्स, क्वेश्चन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भैया, सुब्बू के बारे में कौन कौन सी बातें बोल सकते हो? सुब्बू बेनिवोलेंट था, हाँ भैया दूसरों को ध्यान करता, पावरफुल ऐसा नहीं था डोले शोले दिखा रहा कोई, ठीक है ना। उसके बाद अकम्प्लिस था, हाँ उसके पास भैया अकम्प्लिस, विटी नहीं था यार कोई, ऐसा नहीं, बड़ा बुद्धिमान था। जनरस था, हाँ बहुत ज्यादा अच्छा था, लोगों की मदद करता था। टेम्परामेंटल था, नहीं गुस्सा नहीं आता था, हमेशा पॉजिटिव रहता था। तो 1, 3 और 5, 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर सी फटाखट करके निकल लेते हैं। खड़ाखड़ वाले सिंगाड़े, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2021, अब तो आ गए भैया, ठंडी का मौसम, अब तो आएंगे तुम्हारे बगल में भी, है ना, खटाखट वाले सिंगाड़े हमको समझ नहीं खटाखट वाले सिंगाड़े क्यों होते हैं भाई। आगे देख लेते हैं, आओ। Pick the option that uses the same figure of speech as a communist is a godless man। अच्छा हाँ, एकदम से एक बात याद आई, तुम लोग यार 12th तो तुम्हारा खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तुम लोग तैयारी किसकी शुरू कर दोगे? अभी तुम लोग तैयारी शुरू कर दोगे बेटा CUET की। तो मैं तुमको बता रहा हूं बेटा, CUET में तुम लोग जाकर के, अगर तुम लोग साइंस के हो तो साइंस का महापैक ले लो, अल्टीमेटली जाकर के महापैक को तुम लोग एनरोल कर लो, ठीक है। देखने में तुम्हें पहली बार में जरूर लगेगा कि वो महंगा है, लेकिन उस महंगे को हम लोग सस्ता कर सकते हैं अगर आप ये कोड यूज करते हो S743। और साथ ही साथ बेटा इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि आप इस कोड को अगर यूज कर रहे हो तो आपको भैया 17 से 20% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ बेटा महापैक में ये फायदा है कि अभी से लेकर के आने वाले जितने भी बैचेस हैं उन सभी का आपको फ्री में एक्सेस दिया जाएगा। अब मान लो लास्ट टाइम में कोई रिवीजन सीरीज आई तो रिवीजन सीरीज का आपको फ्री में एक्सेस मिलेगा, जो किताबें ई बुक्स आपको फ्री में मिल रही होंगी। भैया मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगा, जो 2022-2023 में CUET में पास किए ना बच्चे, जो टॉप किए हैं, है ना, जिस भी यूनिवर्सिटी में समय पढ़ रहे हैं, तो वो लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनका लिविंग स्टाइल हो गया है, किस तरीके से उन्होंने कैसे मैनेज किया 12th को और CUET को। तो मैं चाहूंगा आप लोग इसे थोड़ा सीरियसली लें और कोड S743 का यूज करके डिस्काउंट को हासिल करें। बहुत फायदा होने वाला है बेटा, हम लोग बहुत मिल करके मेहनत करेंगे। हम सभी जानते हैं बेटा, अड्डा 24/7 ने सिद्ध कर दिया है इस समय पूरे इंडिया में अड्डा 24/7 से ज्यादा किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन ने नहीं दिए सिलेक्शंस, और ये मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूं। एज फार एज इन 2023 तक तो नहीं दिए हैं, और भगवान का आशीर्वाद रहा तो 2024, 25, 26 इंशाअल्लाह बहुत समय तक अगर हम लोग का डेडिकेशन ऐसा ही बना रहा है जैसा कि हर एक टीचर का है, तो हम लोग लगातार अपने स्टार्स देते रहेंगे। क्योंकि पढ़ाई आप लोग करते हो, लेकिन हम लोग जान चुके हैं पेपर में आता क्या है, हम लोग पेपर की नब्ज पहचान चुके हैं, और अगर जिसने पेपर की नब्ज पहचान ली वो भाई पेपर को उड़ा देगा। तो अपन लोग पेपर उड़वाएंगे तुमसे, ठीक है ना। तो जाकर के महापैक में एनरोल करो, अगर तुम लोग साइंस के हो तो साइंस के कर लो, है ना, अगर तुम लोग क्या बोलते किसी के भी हो तुम लोग, ठीक है ना, महापैक में जाकर एनरोल करो। और अगर कोई समस्या आ रही है तुमको, तुम्हारे पास क्या पता किसी कॉल आ जाए, नहीं हम ये इधर नहीं, तुमको मैं अपनी ईमेल आईडी बता रहा हूं, तुम इस ईमेल आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हो। बस बता देना अपना नाम, अपना फोन नंबर, और जो समस्या आ रही, आदित्य डॉट लगाओ, तिवारी लिखो, आदित्य.तिवारी @ लिख दो भैया, adda247.com, ठीक है। इस ईमेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बस इतना चाहता हूं यार कि अगर कोई बच्चा ले रहा है मेरा प्रोडक्ट, अगर ले रहा है यहाँ से, कोई अच्छा कोर्स परचेज कर रहा है, अगर वो अपना पैसा लगा रहा है तो अच्छे तरीके से उसमें जितना डिस्काउंट मिल सकता है उसे मिल सके, उस डिस्काउंट का हकदार बन सके, और साथ ही साथ उसकी पढ़ाई में बेटा 4 चांद लगाया जा सके। और कोई समस्या हो इसीलिए मैं अपनी ईमेल आईडी बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन क्या है? पिक द ऑप्शन दैट यूजेस द सेम फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच से बात की जा रही है। चलो, अ कम्युनिस्ट इज अ गॉडलेस मैन। कम्युनिस्ट को सीधे सीधे गॉडलेस मैन बोलो बेटा, मेटाफर है तो सीधे सीधे बोल रहा हूं। एज लगाया तो सिमली हो गया, यहां पर लाइक लगाया सिमली हो गया, लाइफ में होगा नहीं। सी इज अ गांधी, सी को सीधे सीधे गांधी, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट देखने भैया कौन सा सही आपको बताना है। एट जेमिनी स्टूडियो द पोएट्स हैड अ प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट द कम्युनिस्ट, बिल्कुल सही है, इन सभी के पास नॉलेज था भैया। कम्युनिस्ट वर रिस्पांसिबल फॉर एनार्की एंड डिस्पॉन्ड, हाँ बिल्कुल दोनों बातें सही। बोथ 2 and 1 आर कैन नॉट बी इन्फर्ड, है ना, कैन बी इन्फर्ड, तो भैया ये हो जाएगा, दोनों को दोनों सेंटेंस इन्फर्ड हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई डू यू थिंक लेज़्योर इज अ प्रीरेक्विजिट फॉर पोएट्री। लेज़्योर यानी कि खाली समय, थोड़ा सा आनंदित होना क्यों जरूरी है, किसके लिए? पोएट्री के लिए। प्रीरेक्विजिट क्यों है भैया? पोएट्री के लिए, क्योंकि भैया आपको चाहिए होता है फ्री टाइम, ताकि आप पोएट्री लिख सको। वन कैन एंजॉय पोएट्री नहीं, इन ऑर्डर टू राइट पोएट्री वन नीड्स फ्री टाइम। फ्री टाइम आपको चाहिए होगा, लेज़्योर यानी कि फ्री टाइम ही। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। चैप्टर समझ के आ रहे हो तो कठिन नहीं लग रहे होंगे, और ये क्वेश्चन बेटा आए हुए क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके देखना आने वाले पेपर में आपको दिख जाएंगे। बड़ी बात नहीं है, इनमें से कई पूरा पैसे जुट करके चलाए। अगर भगवान की दया रही तो देखना कोई पैसे जुट के चलाएगा तुम्हारे पेपर में, और तुम बाकी में दुराटे काट के आओगे बाद में, भैया जो पढ़ाया था वही आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या बता रहे बेटा। अशोक मित्रन सेज दैट लेज़्योर इज अ प्रीरेक्विजिट फॉर पोएट्री। ही सेज दिस बिकॉज़ पोएट्स। बेटा अशोक मित्रन ने ऐसा बोला है कि जो लेज़्योर यानी कि जो फ्री टाइम है, प्रीरेक्विजिट है, इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए बेटा? पोएट्री के। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि नीड्स टू रिलैक्स फॉर पीरियड ऑफ टाइम बिफोर कंपोजिंग लाइंस। नहीं बेटा, ये बिल्कुल सही बात नहीं हो सकती, या हो भी सकती। मेंटेन लेज़्योरली पेस, नहीं, गलत है भाई ये। आर क्रिएटिव एंड नीड टू डू, क्या बोल रहे हो? आर क्रिएटिव एंड नीड टू डू व्हाट?
आर क्रिएटिव एंड नीड टू हैव फ्री टाइम टू वीव, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये पोएट्स होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और उन्हें टाइम चाहिए होता है ताकि वो क्या कर सके, अपने थॉट्स को क्रिएट वीव कर सके, थॉट्स को बुन सके। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर, अब देखो 2022 सैंपल पेपर है, क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब बताइए? गुड एजुकेशन नहीं, गुड एजुकेशन का मतलब नहीं। सिचुएशन दैट रिक्वायर वन टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, हाँ जिससे एक आदमी भैया समझदार बन सके। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे भैया एनालॉजी है, सील्ड इज रिलेटेड टू क्लोज्ड। अब इन दोनों में क्या संबंध? इन दोनों में संबंध है बेटा साइनो, यानी कि एक दूसरे क्या सिनोनिम है। अगर ये एक दूसरे के सिनोनिम है तो प्रोपेल्ड का सिनोनिम क्या होगा जो आपको दिया गया हो चैप्टर में? तो भैया प्रोपेल्ड का सिनोनिम आपको दिया गया है क्या? कैटापुल्टेड इनटू। तो आप यहां पर लिख दो कैटापुल्टेड। इसका मतलब भी होता है भैया किसी को एकदम प्रोपेल करना। कैटापुल्ट का मतलब भी होता है किसी को एकदम फोर्स करना। ऑप्शन नहीं है तो लेकिन आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। द हार्म डन टू द एक्ट्रेस वाज, जो हार्म किया गया था एक्ट्रेस को, वेल प्लान्ड था या फिर अनइंटेंशनल था? एक्ट ऑफ जेलसी था, एक्ट ऑफ मेल डोमिनेंस था? बेटा अनइंटेंशनल था, है ना, जानबूझ के नहीं किया गया था, ठीक है ना। अच्छा अभी तो क्वेश्चन बचे, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा बेटा, तुम लोग कमेंट जरूर करना। अगर तुम्हें सेशन अच्छा लगा है, तुमने एंजॉय किया है सेशन को और तुम्हें लगता है कि हाँ यार सेशन वंडरफुल था, तुमको बात समझ में आ रही है, तो कमेंट करना। और अगर तुमको लगता है कोई कमी थी, कोई चीज जल्दी पढ़ा दिया, कोई चीज नहीं समझ में आई, वो भी तुम कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं बेटा उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, पर कमेंट करना। अच्छा लगे तो भी करना, ना अच्छा लगे तो भी करना, बट आई वांट कमेंट। आई वांट यार कि यार बच्चा जब देख रहा है तो इधर से रिप्लाई भी करे यार, है ना। तुम लोग मजे मत लो केवल कि बस देख के चले गए। आई वांट अ कमेंट, अच्छा बुरा न्यूट्रल, मुझे कमेंट चाहिए, ठीक है ना। आई जस्ट वांट योर फीलिंग्स कि आपको ये पढ़ के कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो यार जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हो ना, तो आपके पास ज्यादा तरीके नहीं होते कि आप बच्चे से कैसे कनेक्ट कर सको। यही एक तरीका होता है, कमेंट। बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट चूज द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर द लीगल एडवाइजर। आपको बताना है अबव एक्सट्रैक्ट के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है, बिल्कुल सही है, किसके लिए भैया? लीगल एडवाइजर के लिए। ही डिसलाइक द एक्ट्रेस फॉर फ्रॉम द कंट्री साइड, भैया वो डिसलाइक करता था? नहीं करता था भाई। ही एक्टेड आफ्टर थिंकिंग, नहीं बेटा बड़ा सोच समझ के तो काम नहीं करता था, ये भी गलत हो गया भैया। बताना क्या सही बताना है? ट्रू, ठीक है। ही डिड नॉट गेट वेल विद अदर्स इन द डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी ये ड्रीमर्स थे और ये बंदा है फैक्ट्स का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टेक्सचुअल क्लू दैट अलाउ द रीडर टू इन्फर द राइटर इज सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक है किसके लिए? प्रोफेशनल फेट ऑफ द एक्टर। उसने बोला ना सैड एंड। सैड एंड बोलने का मतलब भी है कि भैया अगर इस सैड वर्ड का यूज एंड भी तो बोल सकता था ना, इट वाज द एंड ऑफ हर करियर, बट सैड एंड यानी कि वो सिंपैथेटिक है। यहां पर भी आपको वही मिलेगा, सैड एंड टेक्सचुअल क्लू है। आगे देखते हैं, कंपोज द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद ही समझ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट व्हाई वाज सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2? इसको नंबर 2 क्यों समझते थे? ओइंग टू हिज फ्लैटरी ऑफ बॉस, नहीं भाई, क्योंकि उसके पास टैलेंट था। हाँ बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि वो टैलेंटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बताना एफ्लुएंट का आपको क्या बताना? एंटोनिम, इसका उल्टा। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, तो भैया गरीब क्या होगा? पुअर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आगे देखते हैं एडजेक्टिव्स, कौन से एडजेक्टिव भैया? चीयरफुल भी था, हेल्पिंग भी था, रिसोर्सफुल भी था, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बताओ सुब्बू से ज्यादा टैलेंटेड कौन है? अशोका मित्रन जी किसको मानते हैं कि कौन है सुब्बू से ज्यादा टैलेंटेड? तो भैया सुब्बू से ज्यादा टैलेंटेड ऑफिस बॉय को मानते हैं जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन इज फाउल का मतलब क्या? फाउल का मतलब होता है बैड, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग। What happened to the actress on the set? क्या हुआ? गुस्सा हो गई थी, she got angry. ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, हु रिकॉर्डेड द एक्ट्रेसेस वॉइस? भैया लॉयर ने रिकॉर्ड की थी उसकी वॉइस को, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन एकदम हवा में उड़ेंगे बेटा। व्हाट हैपेंड व्हेन द एक्ट्रेस हर्ड हर वॉइस अगेन? भैया डम स्ट्रक हो गई थी, स्पीचलेस भी हो गई थी, शॉक, यानी कि तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ देयर इज अ हलवा क्वेश्चन आ गया भाई। हलवा क्वेश्चन बताओ, एमआरए कब आई थी? एमआरए आई थी 1952 में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भैया लड्डू 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 लड्डू, कौन सी चीजें जो अट्रैक्ट करती थी ऑडियंस को इन द प्लेज स्टेज्ड बाय एमआरए? मैंने बोला था सेट्स और कॉस्ट्यूम्स। ऑप्शन नंबर डी याद है, देखो तुमको भी याद होना चाहिए ऐसे ही। हाउ मेनी पीपल वर इन द एमआरए? मोरल रीआर्मामेंट आर्मी भाई साहब 200 लोग थे, और अगर बात करूं जेमिनी स्टूडियो की, जेमिनी स्टूडियो में 600 लोग थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लप्पू सा सचिन है कि नहीं, नहीं पता हमको, लेकिन क्वेश्चन जरूर लप्पू सा है। Why was सुब्बू टर्म्ड एज मैनी साइडेड जीनियस? उसको मैनी साइडेड जीनियस क्यों बोलते थे बताइए? क्योंकि फ्लैटरी करता था, गॉसिप करता था, एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनेज थिंग्स, वो भैया क्रिएट और मैनेज थिंग्स जानता था, कैसे वो चीजों को मैनेज कर सकता है, ये सब जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द ऑथर कम टू नो दैट द इंग्लिश ऑथर वाज स्टीफन स्पेंडर? कैसे पता चला भैया? किताब से, द गॉड दैट फेल्ड। ये पढ़ने के बाद कह रहे हो ना बेब जी, क्यों कह रहे हो अभी मजा आएगा ना बीड़ू? वैसे शुरुआत में बोलना चाहिए था, मजा तुम लोगों को आ चुका होगा। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द सेशन एंड आई वांट यू गाइस टू डू हार्ड वर्क। अपन हार्ड वर्क करेंगे तभी ना दुर्राटे काटेंगे। दुर्राटे काटने के लिए भाई मेहनत करना बनता है अपने को। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो भैया लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट नहीं किया ना बेटा, बहुत गुस्सा हो जाऊंगा मैं, मजाक कर रही हूं, लेकिन कमेंट करना यार, ठीक है ना। आई रियली वांट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इफ यू आर गोइंग टू
enroll in any course, use code S743 so that you can get the discount of at least 17%। और अगर आप किसी सही साइन पे यूज करो, मान लो 13 चल रही है, धनतेरस चल रही है, दिवाली चल रही है, होली चल रही है, तो ये 25-20% का भी डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ाई करते रहिए, दुर्राडे काटते रहिए, घर वालों की इज्जत करिए बेटा, बड़े छोटे सभी का सम्मान करिए, ईश्वर में आस्था रखिए और जीवन के सही मूल्यों को अपने अंदर बसा करके रखिए बेटा, है ना। कितना कमाते हो, कितना खाते हो, कहां रहते हो, कैसे करते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या तुम वाकई में ह्यूमन हो तभी पता चलता है जब तुम्हारा सर तना हुआ हो और तुम अपने जीवन में सही डिसीजंस लेने के हकदार हो। चलो मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।